यह एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णयों से बनती है। जो चीज शांति से शुरू होती है, वह जल्द ही एक ऐसी चीज में तब्दील हो जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अध्याय 46 से 45 डार्क बॉक्स ऑपरेशन 1। तीसरा अपडेट आ गया है और हाँ, मैं दोपहर 12 बजे के बाद अनुशंसाओं के लिए वोट मांग रहा हूँ। जब तक हम नई किताबों की सूची के होम पेज पर बने रह सकते हैं, अगले सप्ताह हर दिन 3 से 4 अपडेट आएंगे। प्रतियोगिता जारी रही और धीरे धीरे लोग अफंती के पक्ष से हमारे पक्ष में आने लगे और हमारे खाने के लिए कतार लगातार बढ़ती गई। किन फांग और तांग फीफी के बार बार समझाने के बाद और यह जानते हुए कि किन फांग के लिए और अधिक वोट जुटाना जरूरी है, उन्होंने अनिच्छा से ही सही लेकिन अपनी जगह छोड़ दी। हालांकि खाने के लिए लोगों की दीवानगी कभी कम नहीं हुई। किन फांग के बारबेक्यू स्टेशन के सामने की प्रमुख जगहों के लिए लोगों में काफी होड़ लगी रहती थी और किसी को भी ग्रिल से निकलने वाले धुएं या कभी कभार गिरने वाले तेल के छींटों की परवाह नहीं थी। अगर किन फांग के साथ खूबसूरत तांग फीफी मौजूद न होती तो मुझे डर था कि कुछ लड़कियां अपने आकर्षण का सहारा ले सकती थीं। फीफी, तुम थोड़ी देर के लिए वहां क्यों नहीं बैठ जाती? यहाँ बहुत गर्मी है। गर्मी की तपिश में भीड़ बढ़ने के साथ साथ तापमान और भी बढ़ गया। तांग फीफी के कपड़े थोड़े गीले होते देख किन फांग ने अपनी चिंता व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। कोई बात नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। तांग फीफी ने हठपूर्वक सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही जीत जाएंगे। हाँ, देखते हैं कि वे हमारा मुकाबला कैसे कर पाते हैं। तांग फीफी के कहे अनुसार किन फांग की तरफ भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, जबकि अफंती की तरफ भीड़ घटती जा रही थी। यहाँ तक कि उस तरफ इंतजार कर रहे कुछ जज भी चुपके से अपने दोस्तों से उनके लिए कुछ सीपियां लाने को कहने लगे। युवा स्वामी फेंग, स्थिति गंभीर लग रही है। यह बदलाव बिल्कुल स्पष्ट था और फैटी ली के माथे से पसीना टपक रहा था। उसे गर्मी से परेशानी नहीं थी, बल्कि तनावपूर्ण स्थिति से थी। जांच करने के लिए किसी को भेजो। ली फेंग का चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालात उसके लिए बेहद प्रतिकूल दिशा में जाते दिख रहे थे। अफंती, जिसे पहले काफी बढ़त हासिल थी, अब लगभग खत्म हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह नुकसान में है। हाँ, फैटी ली ने तुरंत सिर हिलाया और अपने एक आदमी को दूसरी तरफ भीड़ में घुल मिल जाने का निर्देश दिया। अफांती को भी यह एहसास होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। अपनी लोकप्रियता में गिरावट और किन फांग के क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए वह मुश्किल से ही यथास्थिति बनाए रख पा रहा था और मानो उसे अपनी हार का पूर्वाभास हो गया था। इससे उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि बारबेक्यू में नौसिखिया किन फांग 1 दशक से अधिक समय से अपनी तकनीक को निखार रहे उस्ताद अफांती को कैसे मात दे सकता है। मेरे लिए एक सींक लाओ। अफंती ने अपने सहायक को निर्देश देते हुए बढ़ती बेचैनी के साथ अपना काम जारी रखा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी कारीगरी भी प्रभावित हो रही हो और खाने का स्वाद पहले जैसा अच्छा नहीं था। हालांकि बाकी ग्राहकों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस जल्दी से उसका खाना चखा और फिर किन फांग के आसपास के चहल पहल भरे माहौल की ओर चल दिए। युवा स्वामी फेंग। कुछ ही देर में फैटी ली का आदमी भीड़ से लड़ते हुए कुछ मुश्किल से हासिल किए गए कबाब लेकर निकला और उन्हें ली फेंग को सौंप दिया। ली फेंग ने उन्हें उठाया और देखने में साधारण से लगने वाले भोजन को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह अफंती के खाने से बेहतर है, फिर भी उसने एक निवाला चखा। मांस के ताजगी भरे स्वाद का एक जोरदार धमाका ली फेंग के होठों के बीच फूट पड़ा, जिसने उसे पल भर में मदहोश कर दिया। वह दुनिया भर के व्यंजनों का पारखी था, लेकिन इस सींक ने उसे एक अविश्वसनीय रूप से अनोखा एहसास दिया। यह न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि इससे उसे एक बेहद सुकून देने वाला एहसास भी हुआ। मतदान के परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद ली फेंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने बगल में खड़े मोटे ली पर चिल्लाया। वर्तमान स्थिति यह है कि किन फांग के पक्ष में बहुत सारे स्वाद परीक्षकों के आने के कारण वास्तव में बहुत कम लोगों ने ही उनके भोजन का स्वाद चखा है। यदि इस समय मतदान की घोषणा की जाती है तो अफांती को बढ़त मिल जाएगी, उनके पास अभी भी जीतने का मौका है। ली पांगजी इस बात को अच्छी तरह समझ गया और उसने तुरंत मेजबान को बुलाया और उसे सख्त निर्देश दिए। ली फेंग और बारबेक्यू रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, इसलिए उसने जरा भी संकोच नहीं किया। प्रतियोगिता का समय समाप्त हो गया है, सभी जज कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। अब मैं घोषणा करता हूं, मतदान आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। मेजबान ने भी माइक्रोफोन छीन लिया और तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा। धत तेरे की, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। क्या यह बदमाशी नहीं है? ये क्या बकवास है, खेल में धांधली करना। हालांकि मेजबान द्वारा इस तरह की हरकत करने पर दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद तीव्र थी।
यह स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि निर्णय लेने से पहले सभी प्रतियोगी दोनों के व्यंजन चखेंगे। फिर भी प्रतियोगिता समाप्त होने की घोषणा होने तक कई लोगों ने केवल अफंती का व्यंजन चखा था और कुछ ने तो कुछ भी नहीं चखा था। कृपया सभी शांत हो जाएं। समय सीमित होने के कारण प्रतियोगिता अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। लगभग सभी मेहमान दोनों शेफ की बनाई हुई डिशेस का स्वाद चख चुके हैं और अब मतदान शुरू हो सकता है। कृपया सभी अपने वोट उन मतपेटियों में डालें जिन पर दोनों प्रतियोगियों के नाम लिखे हैं। निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी वोटों की गिनती करेंगे। मेजबान को भीड़ की गालियों की परवाह नहीं थी, वह ली फेंग के कटोरे से खाना खा रहा था। ये मेहमान चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे खाना नहीं खिला सकते थे, इसलिए जब तक काम ठीक से हो रहा था कुछ गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर वह पदोन्नति और वेतन वृद्धि का इंतजार कर सकता था। बेशर्म, सचमुच बेशर्म, निष्पक्ष और न्यायसंगत बकवास। यह प्रतियोगिता भी धांधली से भरी है, सरासर बेशर्मी से। गाली गलौज जारी रही, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। जो लोग पेट भर खाना न खा पाने से नाखुश थे, उनके अलावा कई लोग किन फांग की ओर से हो रहे अन्याय की भावना से शिकायत कर रहे थे। लगता है हमारे लिए जीतना मुश्किल होगा। किन फांग केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सका। यह स्पष्ट था कि सत्ताधारी ही सबसे बड़ा प्रहार करेगा। ली फेंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते हुए निंदा होना अपरिहार्य लग रहा था, लेकिन उसने ली फेंग की इतनी निर्लज्जता की उम्मीद नहीं की थी। हम्मा कितना बेशर्म इंसान है। किन फांग, अभी भी बहुत से लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, यह निश्चित नहीं है कि हम हार जाएंगे। तांग फीफी ने भी ली फेंग की ओर एक नजर डाली, फिर मन ही मन बड़बड़ाते हुए कोसने लगी, साथ ही किन फांग का मनोबल बढ़ाना भी नहीं भूली। आयोजकों द्वारा ऐसी घोषणा किए जाने के बाद मेहमानों और जजों के पास छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर वोट डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वोट मांगने जैसी गतिविधियां तो स्वाभाविक रूप से असंभव थीं, और ली फेंग निश्चित रूप से किन फांग को ऐसा मौका नहीं देना चाहता था। आधिकारिक मतदान शुरू हुआ और किन फांग के बारबेक्यू का स्वाद न चखने वाले अधिकांश मेहमान हिचकिचा रहे थे। तुलना किए बिना वे किन फांग के कौशल को नहीं जान सकते थे, लेकिन अफंती के भोजन ने उनकी भूख को काफी बढ़ा दिया था। स्वाभाविक रूप से अफंती उनके मतदान के लिए पहली पसंद बन गई। महज कुछ ही मिनटों के भीतर अफंती के लिए डाले गए मतों की संख्या 20 से अधिक हो गई थी, जबकि किन फांग के लिए केवल 2 या 3 वोट ही डाले गए थे। अधिकांश लोग अभी भी दुविधा में थे। युवा स्वामी फेंग, यह तो शानदार है, सचमुच शानदार। स्थिति को देखते हुए ली पांगजी ने तुरंत उसकी चापलूसी की और ली फेंग स्पष्ट रूप से बहुत खुश हुआ। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई क्योंकि उसने वहां कुछ हद तक असहाय खड़े किन फांग को देखा। हालांकि तांग फीफी को किन फांग को प्यार से दिलासा देते हुए देखकर ही ली फेंग की खुशी पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में केवल ईर्ष्या और क्रोध ही रह गया। अध्याय 47 से 46 महान उलटफेर। बदलाव 1। पहला अपडेट आ गया है, जिसमें सदस्यों से क्लिक करने, अनुशंसा वोट देने और पसंदीदा सूची में जोड़ने का अनुरोध किया गया है। होम पेज तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आप सभी के समर्थन की कामना करता हूं। होम पेज पर जाएं और हलचल मच जाएगी। ली फेंग खुद को कभी भी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं मानता था, खासकर महिलाओं के मामले में। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां वह किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं करता था। वह तांग फीफी को बहुत लंबे समय से जानता था। वे लगभग साथ साथ पले बढ़े थे और यहाँ तक कि उनके परिवार भी अक्सर कहते थे कि तांग फीफी ही उसकी भावी पत्नी होगी। 1 दशक से भी अधिक समय से ली फेंग तांग फीफी को अपनी निजी संपत्ति की तरह मानने लगा था। हालांकि किन फांग के आगमन से स्थिति में जबरदस्त बदलाव आ चुका था। हाई स्कूल के 3 वर्षों के दौरान किन फांग की तांग फीफी से कई बार बातचीत हुई थी, लेकिन इनमें से अधिकांश शैक्षणिक मामलों से संबंधित थीं, इसलिए ली फेंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद अचानक तांग फीफी के एक सहपाठी ने, जिसकी किन फांग से अच्छी दोस्ती थी, किन फांग को एक पत्र भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पत्र ली फेंग की नजर में आ गया। तभी उसे पता चला कि तांग फीफी किन फांग को पसंद करती है और उसे डेट पर ले जाना चाहती है। इस पत्र के सामने आते ही ली फेंग बुरी तरह क्रोधित हो गया। किन फांग के बारे में पूछताछ करने के बाद उसने उसे भगाने और नौकरी से निकलवाने की ठान ली। किन फांग की पिटाई महज दबी हुई भड़ास निकालने का एक तरीका था। किन फांग का लगभग मर जाना महज एक दुर्घटना थी। मतदान अभी भी जारी था और अफंती के मतपेटी में मतपत्रों का ढेर बढ़ता जा रहा था, लेकिन किन फांग के पक्ष में बहुत कम मत थे। अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था और किन फांग के लिए स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी। ये लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये लोग तो खाना चखे बिना ही वोट दे रहे हैं। लोगों को लगातार अफांती के लिए वोट डालते देख तांग फीफी का पीला सा चेहरा निराशा से भर गया और उसका मन कर रहा था कि वह उन लोगों की जमकर पिटाई कर दे। फीफी, इसे दिल पर मत लो। जीतना या हारना तो बस एक छोटी सी बात है। दूसरी ओर किन फांग काफी खुले विचारों वाला था और उसने अपने लिए कुछ सीपियां भूनने का भी समय निकाल लिया।
जब से वह बारबेक्यू क्षेत्र में पहुंचा था, बारबेक्यू सिखाने वाले युवक द्वारा सिखाए गए चिकन विंग्स को खाने के अलावा उसने कुछ और नहीं खाया था। वह अब तक व्यस्त था और बहुत भूखा था, इसलिए उसने जी भर कर खाया। आखिर इसमें उसका कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा था। वाह, इसका स्वाद तो वाकई लाजवाब है। पहली बार अपने ही बनाए बारबेक्यू का स्वाद चखते हुए किन फांग स्वाद और बनावट से दंग रह गया और उसे होश आने में कुछ समय लगा। उसने तांग फीफी से फुसफुसाते हुए कहा, फीफी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम अपने रामेन स्टॉल के साथ एक बारबेक्यू स्टॉल भी जोड़ दें तो कारोबार और भी अच्छा चलेगा? उसका पूरा ध्यान पैसा कमाने और बारबेक्यू का आनंद लेने पर था। उसे लगता था कि अगर वे एक स्टॉल लगा लें तो उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? लेकिन तांग फीफी ने भौहें चढ़ाते हुए तनाव भरी आवाज में कहा, क्या तुमने नहीं देखा? हमारे रामेन स्टॉल को संभालना ही इतना मुश्किल है, एक और स्टॉल जोड़ना तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। यह सच है? तो फिर इसे भूल जाओ। किन फांग चौंक गया और तांग फीफी के इस तरह कहने पर उसे एहसास हुआ कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और उसने सहमति में सिर हिलाया और उस विचार को छोड़ दिया। अरे किन फांग, देखो, ये चाचा और बाकी लोग हैं। किन फांग इस बात पर विचार कर रही थी कि बिना ज्यादा थके बारबेक्यू से पैसे कैसे कमाए जाएं। तभी मतदान ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। जिस क्षण सभी को लगा कि किन फांग की हार निश्चित है, उसी समय वे चाचा, जिन्होंने पहले किन फांग के स्टॉल पर जमकर दावत उड़ाई थी, अंततः देर से प्रकट हुए। लेकिन उनके आते ही सभी को यह आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, अब कार्रवाई करने की हमारी बारी है। अंकल के विशिष्ट डोंगलू लहजे में जोर से चिल्लाते ही उनके पीछे तुरंत एक लंबी कतार लग गई। हर किसी के हाथ में पहले से तैयार की गई वोटिंग पर्ची थी। यहाँ तक कि कई लोग जो पहले अफंती के बारबेक्यू ग्रिल के पास खड़े थे, वे भी अचानक कतार में शामिल हो गए। किन 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 जैसे ही इन लोगों ने सफलतापूर्वक संगठित होकर मतदान शुरू किया, सबसे पहले चाचा ने किन फांग के लिए वोट डाला और फिर किन के यहाँ सबसे ज्यादा खाने वाले लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। एक एक करके उन्होंने उत्साहपूर्वक अपने अपने वोट डालने के पर्चे मतपेटी में डाल दिए। मतगणना का प्रभारी संचालक अब थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि स्थिति स्पष्ट रूप से बेकाबू हो गई थी। कतार की विशालता को देखकर स्पष्ट था कि यह अफंती की कतार से किसी भी तरह कम नहीं थी, खासकर इसलिए कि ये सभी लोग किन फांग को वोट दे रहे थे। संचालक बार बार किन फांग का नाम पुकार रहा था, जिससे उसके माथे पर लगातार पसीना आ रहा था। शुरुआत में जो कुछ दर्जन वोटों का अंतर था, वह महज 3 मिनट के भीतर ही तेजी से कम हो गया और यहाँ तक कि थोड़ा सा अंतर उससे भी अधिक हो गया। इसके अलावा कुछ न्यायाधीश जो अभी भी इस बात पर विचार कर रहे थे कि किस पक्ष को वोट देना है, वे अचानक व्यवस्थित हुई कतार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये लोग देश के कोने कोने से आए थे और पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो वे पहले से संगठित थे। अनायास ही उन्होंने एक मजबूत टीम बना ली जिसने अफंती के भारी लाभ को तुरंत खत्म कर दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि किन फांग द्वारा ग्रिल किया गया खाना वाकई स्वादिष्ट था और स्पष्ट रूप से अफंती के खाने से कहीं अधिक स्वादिष्ट था। प्रतियोगिता के अचानक समाप्त होने की घोषणा और तुरंत मतदान के आह्वान को याद करते हुए सब कुछ स्पष्ट हो गया। शायद इसका कारण यह है कि आजकल इस तरह की घटिया चालें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जिससे कई लोग बेहद निराश हैं। अगर किसी गिरे हुए व्यक्ति पर वार करके भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मौका मिले तो इस देश के लोग इसे कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। इस प्रकार जो न्यायाधीश शुरू में दुविधा में थे, उन्होंने अपना मन बना लिया, दृढ़ता से अपनी वोटिंग स्लिप उठाई और कतार में शामिल हो गए। 76, 77, 85, 93। मेजबान ने बेजान स्वर में किन फांग द्वारा प्राप्त वोटों की घोषणा की। उपस्थित 140 से अधिक जजों में से अफंती ने शुरू में 40 से अधिक वोटों के पूर्ण बहुमत के साथ बढ़त बनाई थी, लेकिन चाचा के जोशीले आह्वान के बाद सब कुछ बदल गया। महज कुछ ही मिनटों में किन फांग के वोटों की संख्या एकल अंकों से बढ़कर 93 के अंतिम आंकड़े तक पहुंच गई, जबकि अफंती के वोटों की संख्या पहले की तरह ही 50 पर बनी रही। 93 से 50 परिणाम आ गए थे। किन फांग ने 40 से अधिक वोटों से पिछड़ने के बाद जोरदार पलटवार किया और अंततः निंघाई शहर की 3 बार की मौजूदा बारबेक्यू चैंपियन अफंती पर 43 वोटों के निर्णायक अंतर से जीत हासिल करके एक चौंकाने वाला उलटफेर किया। वाह, हम जीत गए, हम जीत गए। चाचा के आते ही तांग फीफी दंग रह गई और यह सारा उलटफेर इतना अचानक हुआ कि नतीजे घोषित होने के बाद भी उसे होश में आने में काफी समय लग गया। उसने तुरंत उत्साह से कहा और किन फांग को गले लगा लिया। अध्याय 48 से 47 धूल जमना 1। फिलहाल नई किताब 15वें स्थान पर है, जो आगे वाली किताबों से बहुत पीछे नहीं है, और मैं सदस्यता क्लिक, अनुशंसा वोट और पसंदीदा की तलाश जारी रख रहा हूं। दूसरा अपडेट आ गया है, तीसरा पहले से ही तैयार है। स्नैक
जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए तो ली फेंग ने अपना कीमती लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन अपने सामने रखी पत्थर की मेज पर जोर से पटक दिया। हालांकि फोन काफी मजबूत था, लेकिन पत्थर और उसे फेंकने की ताकत के सामने उसका कोई टिकना नहीं था और वह पल भर में चकनाचूर हो गया। यह देखकर उसके बगल में खड़े ली पांगजी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने चापलूसी की थी और वास्तव में इससे युवा मालिक पहले बहुत खुश हुए थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत के बारे में तो सोचा लेकिन अंत का अनुमान लगाने में विफल रहे। जब जीत मानो मुट्ठी में लग रही थी तभी चेंग याओजिन अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उनकी जीती हुई जीत को छीन लिया। उसने जीत को बेरहमी से कुचला और थूककर चला गया। ली पांगजी डरा हुआ था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने दिखने में ईमानदार चाचा को दोष नहीं दिया। यह सच था कि अफंती कम कौशल के कारण हारी थी। उसने और ली फेंग दोनों ने किन फांग के भुने हुए खाने का स्वाद चखा था और पाया था कि वह अफंती के खाने से कहीं बेहतर था। अगर ऐसा न होता तो वे इतने सारे लोगों के विरोध के बावजूद नतीजों में हेराफेरी न करते। अफसोस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सजा तुरंत मिल गई। युवा स्वामी फेंग। ली पांगजी घबराया हुआ था, फिर भी उसे कुछ काम करने थे और कुछ शब्द बोलने थे, इसलिए उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर आवाज लगाई, उस आदमी को कहो कि यहाँ से चला जाए। ली फेंग गुस्से से आग बबूला था, लेकिन लोगों से घिरे किन फांग को देखकर चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सका। फिर जब उसने अफंती को देखा जो एकदम सन्न रह गया था, तो ली फेंग का गुस्सा और भड़क उठा और वह चिढ़कर भड़क उठा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मैं आदेशानुसार ही करूंगा। ली पांगजी के पास असहमति जताने का कोई कारण नहीं था। अफंती को बर्खास्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वे एक नाम मात्र के मुखिया को खो देंगे। प्रतियोगिता हारने का मतलब था कि ग्रिल चैंपियन का चिन्ह अब कोई मायने नहीं रखता था। अगर वह चला भी जाता तो उसे बदला जा सकता था। वह जानता था कि कोई और उसकी जगह ले सकता है। जब तक वह अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सकता था, तब तक वह अन्य सभी मामलों में युवा स्वामी की इच्छाओं का पालन करेगा। अफंती, तुम यह प्रतियोगिता हार गए हो। हमारा पहले से ही समझौता था। जाओ वित्त विभाग में जाकर अपनी तनख्वाह का हिसाब किताब कर लो। ली पांगजी क्रोधित ली फेंग के सामने रुकने की हिम्मत न करते हुए जल्दी से किसी को विदा करने चली गई। मैनेजर ली। अफंती ने पुकार लगाई, अपना मुंह खोला और दयनीय भाव से देखा, मानो वह ली पांगजी की मदद से वहीं रुकना चाहता हो। दुर्भाग्यवश ली पांगजी ने उसे यह मौका देने की हिम्मत नहीं की, मन ही मन सोचते हुए, अगर तुम यहीं रहे तो मुझे ही बाहर निकाल दिया जाएगा। अफंती, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने कई सालों तक साथ काम किया है और भाई ली ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। ली पांगजी ने अफंती के कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, लेकिन तुमने आज का हाल देख लिया है। युवा मालिक फेंग अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं और अगर तुम सच में कल यांगजी नदी में बहना चाहती हो तो जाकर खुद से भीख मांग लो। भाई ली को इसमें मत घसीटो। ये शब्द सुनकर अफंती का दिल बैठ गया। ली पांगजी का लहजा भले ही सुलह भरा लग रहा था, लेकिन संदेश स्पष्ट और दृढ़ था, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। अफंती मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि उसका भाग्य तय हो चुका है। अपने सुनसान स्टैंड को देखकर, फिर किन फांग के आसपास की हलचल को देखकर उसके दिल में एक अज्ञात आग भड़क उठी। लगभग अचेतन रूप से उसने एक पतली लंबी लोहे की कील को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। अफंती, यह भाई ली का इलाका है। भाई ली का सम्मान करो, यहाँ कुछ भी शुरू मत करो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक मोटे बड़े हाथ ने उसका कंधा थाम लिया। ली पांगजी ने अपना सिर हिलाकर स्पष्ट रूप से इशारा किया कि बारबेक्यू वाली जगह से दूर वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद भाई ली, मैं जा रहा हूँ। अगर भविष्य में मौका मिला तो भाई ली को एक ड्रिंक पिलाऊंगा। अफंती ने सिर हिलाया और बोलते बोलते अनिच्छा से अपना सामान समेटने लगा। यह जगह उसके लिए दुख का मैदान बन गई थी और सीधे दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाना किसी भी योद्धा के लिए कितनी शर्म की बात है ना? यह सोचते हुए अफंती ने दूर खड़े किन फांग की ओर द्वेषपूर्ण दृष्टि डाली, लेकिन अंततः वह दृढ़ता से बारबेक्यू स्थल से दूर चला गया। किन फांग अफंती तो चला गया, लेकिन उसकी आंखों में वो भाव। संयोगवश टांग फीफी ने अफंती की आंखों में वह भाव देख लिया था और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जिससे प्रेरित होकर उसने किन फांग को चेतावनी दी। ओह, मैं समझा, किन फांग ने सरलता से उत्तर दिया, चुपचाप अफंती की दूर जाती हुई आकृति को देखते हुए उनके स्वयं के चेहरे पर उदासी का भाव था, मानो वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके एक नायक की तरह लग रहे हों। टांग फीफी की चिंताओं की बात करें तो किन फांग ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। निंघाई शहर की आबादी करोड़ों में थी। लोगों के इस विशाल सागर में एक दूसरे को ढूंढ पाना बहुत ही असंभव, बहुत ही कम संभावना थी। प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी, शांति बहाल हो गई थी। किन फांग ने देखा कि ली फेंग, जिसकी योजना विफल हो गई थी, कुछ समय बाद बारबेक्यू स्थल से चला गया था।
और इस हंगामे के बाद तांग फीफी और अन्य लोगों का उत्साह समाप्त हो गया था, इसलिए किन फांग द्वारा बारबेक्यू का लुत्फ उठाने के बाद वे धीरे धीरे चले गए। हालांकि इसका एक सकारात्मक पहलू भी था, जैसे ली याओ के प्रेमी सन शू को किन फांग काफी पसंद आई। सन शू ने तो किन फांग को अपने संपर्क विवरण भी दे दिए ताकि अगर किन फांग कभी यांगचेंग आए तो वह उसकी मदद कर सके। यह अफसोस की बात थी कि किन फांग के पास मोबाइल फोन नहीं था और इसलिए वह अपनी संपर्क जानकारी नहीं छोड़ सका, लेकिन उसने इसके बजाय तांग फीफी से सन शू की संपर्क जानकारी रिकॉर्ड करवा ली। श्याओ किन, मुझे भी चलना चाहिए। तुम्हारे साथ समय बिताकर ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल पीछे चला गया हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर तुम क्वांचेंग आओ तो जो भी जरूरत हो बेझिझक मुझसे संपर्क करना। आज की तुम्हारी दावत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस चाचा ने, जिनका नाम किन फांग को आज तक पता नहीं था, सचमुच उसकी बहुत मदद की थी। अगर आज उन्होंने झंडा न लहराया होता तो शायद जीत मुमकिन ही नहीं होती। बेशक इस जीत का श्रेय काफी हद तक किन फांग को ही जाता है। अगर उसका बारबेक्यू अफंती के बारबेक्यू से वाकई बेहतर न होता तो चाचा के तमाम प्रयासों के बावजूद भी स्थिति को पलटना संभव नहीं होता। धन्यवाद अंकल। किन फांग ने आदरपूर्वक अंकल के हाथ से बिजनेस कार्ड लिया, उस पर एक नजर डाली और उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं जब उसने डोंगलू के सादे कपड़े पहने सीधे सादे अंकल को जाते हुए देखा। बिजनेस कार्ड पर केवल एक नाम और पदनाम अंकित था, चेयरमैन लू चांगहाई, डोंगलू लांटियन ग्रुप। कार्ड के पीछे हाथ से लिखा हुआ एक संपर्क फोन नंबर था जो कुछ जल्दबाजी में लिखा गया था, जिससे पता चलता है कि चाचा किन फांग के बारे में वास्तव में अच्छी राय रखते थे। लांटियन ग्रुप, किसने सोचा होगा। नानसू प्रांत में रहते हुए भी किन फांग ने लांटियन ग्रुप के बारे में सुना था। यह देश की शीर्ष 100 निजी कंपनियों में से एक थी और डोंगलू प्रांत की एक अग्रणी औद्योगिक कंपनी थी जिसकी संपत्ति करोड़ों में फैली हुई थी। इसके व्यावसायिक हित मशीनरी निर्माण, रियल एस्टेट, होटल, चिकित्सा सेवाएं, आयात और निर्यात व्यापार और कई अन्य क्षेत्रों में फैले हुए थे। लेकिन इस चाचा ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे और उनका व्यवहार स्पष्टवादी डोंगलू भावना का प्रतीक था, जिसमें किसी भी प्रकार का दबंग व्यक्तित्व नहीं झलक रहा था जिसकी कोई उम्मीद कर सकता है। अध्याय 49 से 48, चरित्र स्तर में वृद्धि। पुरस्कार कौशल तो ही एक। तीसरा अपडेट आ गया है, होम पेज से ज्यादा दूर नहीं, सभी से समर्थन की अपील। किन फांग को अंकल लू की पहचान पर कोई संदेह नहीं था। उनके बीच का संबंध कभी लाभ या उपयोगिता से नहीं था। लू चांगहाई तो बस किन फांग के बारबेक्यू बनाने के कौशल और असफलता के बावजूद उनके खुले विचारों की प्रशंसा करते थे। लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए और किन फांग उनके जीवन में महज एक राहगीर बनकर रह गई, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे शायद सालों बाद याद रखें, लेकिन यह स्पष्ट था कि निकट भविष्य में शायद ही कोई और संपर्क होगा। फीफी, जब तुम खाली हो जाओ तो किन फांग को यांगचेंग घूमने के लिए ले आना। विदाई के क्षण में ली याओ और सन शू ने तांग फीफी और किन फांग को हार्दिक निमंत्रण दिया। तांग फीफी ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन क्या वह सच में गंभीर थी, यह देखना बाकी था। किन फांग, हमें भी वापस चलना चाहिए। अपनी सहेलियों से विदा लेने के बाद तांग फीफी किन फांग के पास लौट आई और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़ लिया, जो एक जोड़े की तरह लग रहे थे। किन फांग को भी यह असामान्य रिश्ता कुछ हद तक अच्छा लग रहा था और उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए वे रिसोर्ट से बाहर निकलकर पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ गए। बारबेक्यू प्रतियोगिता में बारबेक्यू चैंपियन को हरा दिया। 40 अनुभव अंक अर्जित किए। एक्सपीरियंस पॉइंट्स अधिकतम स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए लेवल स्वतः ही बढ़ जाएगा। चरित्र का स्तर लेवल 1 तक बढ़ा दिया गया है। सभी विशेषताओं में +5 की वृद्धि। सिस्टम रिवॉर्ड, एक स्किल बुक। उपाधि प्राप्त की, नौसिखिया बारबेक्यू मास्टर। जैसे ही किन फांग को लगा कि सब कुछ शांत हो रहा है और वह आखिरकार चैन की सांस ले सकता है, अचानक ही उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की कई आवाजें गूंजने लगीं। कैरेक्टर लेवल अप। यह सुनकर किन फांग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। स्थिति एक खेल की तरह विकसित हो रही थी, कौशल अचानक प्रकट हो रहे थे और अब तो चरित्र स्तर भी सामने आ गए थे। किन फांग के लिए इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसमें एक सिस्टम रिवॉर्ड था, एक स्किल बुक। किन फांग ने तुरंत अपना स्किल पैनल खोला, या यूं कहें कि अब वह एक एट्रीब्यूट पैनल बन गया था, जिसमें न केवल स्किल आइकन बल्कि कई तरह के एट्रीब्यूट भी प्रदर्शित हो रहे थे। उदाहरण के लिए ताकत, चपलता, सहन शक्ति, जोश आदि ये गुण अपग्रेड से पहले मौजूद नहीं थे और अब जाकर दिखाई दिए हैं। पात्र किन फांग, स्तर 1 0/400, उपाधि नौसिखिया बारबेक्यू मास्टर। लिंग पुरुष, आयु 18 वर्ष। विशेषताएं शक्ति +5, चपलता +5, सहन शक्ति +5, उत्साह +5। कौशल छुपकर हमला करना, खाना बनाना, रमेन बारबेक्यू, घुड़सवारी। प्रॉप्स बॉक्स, ठग की ईंट, स्किल बुक। कुल मिलाकर कई अन्य डेटा प्रविष्टियां भी थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से वे मुख्य बिंदु नहीं थीं। ऊपर दिए गए विवरण ही मुख्य बिंदु थे।
किन फांग ने चुपचाप हाल ही में अर्जित किए गए अनुभव अंकों को याद किया। पहली बार जब उसने गुंडे माउस कियांग को हराया तो उसे 30 अनुभव अंक मिले। उसी रात उसने माउस कियांग को फिर से हराकर 30 अनुभव अंक और अर्जित किए और अभी अभी उसने बारबेक्यू चैंपियन अफंती को हराकर 40 अनुभव अंक प्राप्त किए। अनुभव अंक अर्जित करने के केवल ये 3 अवसर थे जिनका कुल योग ठीक 100 अंक था और फिर वह लेवल 0 से लेवल 1 पर पहुंच गया। किन फांग के सरल पुनर्गठन से उसके विचार अचानक स्पष्ट हो गए और अब वह एक ऑनलाइन गेम के पात्र की तरह दिखने लगा जिसमें वे गुंडे, बारबेक्यू चैंपियन और यहाँ तक कि ली फेंग भी शामिल थे, मानो खेल के राक्षस या एनपीसी में बदल गए हों। फिलहाल किन फांग का स्तर लेवल 1 था और लेवल बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुभव स्पष्ट रूप से 400 अंक थे। इसके अलावा और कुछ खास बदलाव नहीं हुआ था। अफंती को हराने के बाद उन्होंने एक नया खिताब हासिल किया, नौसिखिया बारबेक्यू मास्टर। अजीब, यह तो बहुत ही अजीब है। किन फांग को यह स्थिति अविश्वसनीय रूप से विचित्र लगी, लेकिन डरने के बजाय वह उत्साहित था क्योंकि अब मिली स्पष्टता उसे भविष्य में कौन सा रास्ता अपनाना है इस बारे में मार्गदर्शन दे रही थी। हाँ, सिस्टम द्वारा पुरस्कृत स्किल बुक। किन फांग को तुरंत लेवल अप बोनस का ख्याल आया, जो सभी विशेषताओं में अस्थायी रूप से उपयोगी 5 अंकों के अलावा प्रदान की गई कौशल पुस्तिका भी थी। किन फांग को इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस हो रही थी? कौशल। फिलहाल किन फांग की सबसे बड़ी ताकत कौशल पर थी, लेकिन इन कौशलों का अधिग्रहण जानबूझकर हासिल करने की बजाय भाग्य पर अधिक निर्भर था। कौशल तोही यह सुविधा उन राक्षसों, गैर पारिवारिक पात्रों और वस्तुओं की बुनियादी विशेषताओं को देखने में सक्षम बनाती है जो चरित्र के स्तर से 2 स्तर से अधिक नहीं हैं। बिना एक पल भी हिचकिचाए किन फांग ने प्रॉप्स बॉक्स से स्किल बुक निकाली, चुपचाप सीखो कहा और अचानक उसके दिमाग में एक ताजगी भरी ठंडक महसूस हुई जिससे उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से तरोताजा हो गया। उसने उत्सुकता से स्किल पैनल की जांच की और वहां एक नया कौशल दिखाई दिया, तोही रिकॉग्नाइसेंस। कौशल तोही स्तर शुरुआती 0% AV 3 के भीतर राक्षसों, एनपीसी और वस्तुओं के बुनियादी गुणों को देखने की अनुमति देता है। स्किल बुक से एक उपयोगी कौशल में परिवर्तन से बहुत अधिक बदलाव नहीं आया, बल्कि कुछ डेटा किन फांग की स्थिति के लिए अधिक विशिष्ट हो गया। किन फांग, क्या हुआ? किन फांग को अचानक रुकते हुए और उसकी आंखों में कुछ हद तक खालीपन का भाव देखकर, जो कुछ हद तक बेचैन करने वाला लग रहा था, तांग फीफी ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसके आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया और फिर कुछ चिंता के साथ पूछा, मैं ठीक हूँ, बस अचानक कुछ याद आ गया। हालांकि जो कुछ हुआ था उससे किन फांग हैरान था, लेकिन वास्तविक दुनिया के प्रति उसकी धारणा पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये सब उसके मन में उठे मात्र विचार थे। उसने झट से अपनी नजरें हटाई, मुस्कुराया और कहा, अच्छा, जब तक कुछ नहीं है तब तक ठीक है। तांग फीफी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस दिन बहुत सारी घटनाएं घटी थीं और उन सबको एक साथ समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। उसे खुद भी सब कुछ समझने के लिए समय चाहिए था और स्वाभाविक रूप से किन फांग को भी। अपने बगल में खड़ी लड़की को देखते हुए किन फांग को वह कौशल याद आया जो उसने अभी अभी हासिल किया था और उसने लापरवाही से उस पर जासूसी का प्रयोग किया, जिससे तुरंत ही उसके सामने वैसा ही दृश्य प्रकट हो गया जैसा कि उसने पहली बार माउस कियांग पर लाल बत्ती देखी थी। तांग फीफी, लेवल 1, दयालु, भोली और प्यारी मासूम लड़की तुम्हारे लिए सबसे आदर्श लक्ष्य है। आगे बढ़ो नौजवान। तो ही अभियान के नतीजों ने किन फांग को पूरी तरह से अवाक कर दिया। उसने पहले कभी इस तरह का प्रत्यक्ष सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं देखा था जिसे देखकर उसके माथे पर काली लकीरें उभर आईं। लेकिन जब किन फांग ने शीर्षक के नीचे छोटे अक्षरों में लिखी हुई अस्पष्ट सी पंक्ति को देखा तो इससे उसके चेहरे पर छाई झुर्रियां और भी बढ़ गईं। शीर्षक, नौसिखिया बारबेक्यू मास्टर। एक नौसिखिया बारबेक्यू मास्टर जिसकी किस्मत अविश्वसनीय रूप से अच्छी है। ग्रेड, खाद्य पदार्थों के यादृच्छिक विशेषताओं वाले उत्परिवर्ती भोजन में बदलने की संभावना बेहद कम होती है। सिस्टम ने किन फांग की जीत को एक असभ्य तरीके से अविश्वसनीय रूप से अच्छे भाग्य के रूप में माना, जिससे किन फांग के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर भी इस उपाधि द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त गुण इससे पूरी तरह मेल खाते प्रतीत होते थे। असामान्य भोजन, यादृच्छिक गुण, यह स्पष्ट रूप से किन फांग के चरित्र और भाग्य पर निर्भर था, जिससे कुछ अभूतपूर्व गुण उत्पन्न हो सकते थे या सबसे बुरे से भी बदतर हो सकते थे। अध्याय 50 से 49, दुर्घटना 1। अंतर बढ़ता जा रहा है। मैं आप सभी से समर्थन की गुहार लगाता हूं। पहला अपडेट आ गया है। रिसोर्ट के मुख्य द्वार के पास स्थित एक इमारत की खिड़की से आग उगलने को तैयार गुस्से से भरी एक जोड़ी आंखें उन दोनों लोगों के बेहद करीब के दृश्य को देख रही थीं। युवा स्वामी फेंग, क्या आप चाहते हैं कि मैं पी लाओसान और उसके आदमियों को उस किन के बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहूं? ली पांगजी अभी भी ली फेंग के बगल में खड़ा था। आज उससे गलती हो गई थी और अपनी स्थिति सुधारने के लिए उसके पास ली फेंग के करीब रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि एक छोटी सी चूक भी ली फेंग को अपने पिता से शिकायत करने पर मजबूर कर सकती है और फिर उसकी नौकरी पूरी तरह से छिन जाएगी।
पी लाओ सान रिसोर्ट का सुरक्षा प्रमुख था और निंगहाई रोड पर एक जानामाना चेहरा था जो बेहद निर्दयी और क्रूर था। अफवाह थी कि उसके मन में कई लोगों की हत्या का जुर्म था, लेकिन अब उसने खुद को बेदाग साबित कर दिया था और रिसोर्ट में एक पद हासिल कर लिया था, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से रिसोर्ट की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो गई थी। अगर ऐसा कोई कुख्यात अपराधी किन फांग के खिलाफ कार्रवाई करता तो यह वाकई एक स्थायी समाधान होता। यही कारण था कि अफंती ली फेंग से इतना डरा हुआ था। कई वर्षों से उस रिसोर्ट में रहने के कारण अफंती ने पी लाओ सान और उसके जैसे लोगों के तौर तरीके काफी देख लिए थे और उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि उसका शव यांगत्सी नदी में बहता हुआ मिलेगा। क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार की चीजों से भरा हुआ है? यह सुनकर ली फेंग तुरंत गुस्से से भड़क उठा। अभी अभी किन फांग से हमारा झगड़ा हुआ है और अब तुम उसे निपटाने के लिए लोगों को भेजना चाहते हो? क्या तांग फीफी को पता नहीं होगा कि यह सब हमारी करतूत है? तुम्हारी अक्ल तो बिल्कुल सुअर जैसी है। हाँ, मेरे पास सुअर का दिमाग है, मेरे पास सुअर का दिमाग है। ली पांगजी खुद को कोसता रहा, लेकिन वह ली फेंग की डांट में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने गंभीरता से अपना सिर नीचे झुका लिया और ली फेंग के उपदेश समाप्त होने का इंतजार करने लगा। जाओ और पी लाओ सान से कहो कि वह किन नाम के उस लड़के के बारे में कुछ राज खोले। लगता है आजकल वो बड़े आराम से जी रहा है। उसे याद दिला दो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो छेड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। निश्चित रूप से ली फेंग ने ली पांगजी को आदेश देने से पहले एक क्षण के लिए विराम लिया। समझ गया युवा स्वामी फेंग, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ली पांगजी ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया, मानो वह अपनी गलती सुधारने की उम्मीद कर रहा हो। सौभाग्य से ली फेंग ने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया और उसे बस हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया, क्योंकि जिस खूबसूरत वेट्रेस पर वह मोहित हो गया था उसे पहले ही लाया जा चुका था। ली की वजह से उसके अंदर जल रही आग को निकालने का कोई रास्ता न होने के कारण वह केवल इस खूबसूरत लड़की पर ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। किन फांग और तांग फीफी की बात करें तो अंत में एक कार से शहर वापस गया और दूसरा आराम से साइकिल से लौट आया। किन फांग इतना कंजूस था कि उसने अपनी साइकिल वहीं नहीं छोड़ी। तांग फीफी को मनाने का कारण सीधा सा था, वह आने जाने से बहुत थक गई थी और अब उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। तांग फीफी को पहुंचते ही थोड़ा दुख हुआ और हालांकि वह जाने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थी, फिर भी उसने टैक्सी ले ली जबकि किन फांग साइकिल से वापस चला गया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह अपने घुड़सवारी कौशल को और बेहतर बनाना चाहता था। बारबेक्यू प्रतियोगिता के बाद किन फांग को कौशल स्तरों की कुछ समझ आ गई थी। शुरुआती स्तर का कौशल मतलब समान क्षमता वाले किसी व्यक्ति से थोड़ा बेहतर होना था, लेकिन मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचना पूरी तरह से निर्णायक साबित होता था। एक नौसिखिए ने, जिसने पहले कभी बारबेक्यू नहीं बनाया था, 3 बार के बारबेक्यू चैंपियन को हरा दिया। ऐसी कहानी पर तो भूतों को भी यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा सचमुच हुआ और इसका कारण यह था कि किन फांग का खाना पकाने का कौशल मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गया था, 24.4%। ऐसा लगता है कि मुझे अपना स्टॉल लगाने से पहले हर दिन साइकिल चलाने की आदत डालनी होगी। घुड़सवारी कौशल में मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने से किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, किन फांग को अभी तक यकीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दक्षता बढ़ती गई उसने पाया कि वह पहले से ज्यादा तेजी से और अधिक ताकत से साइकिल चला रहा है। इतना आसान। इसके अलावा लगभग समान दूरी के लिए किन फांग ने पाया कि वहां जाने और वापस आने के दौरान साइकिल चलाने का उनका अनुभव पूरी तरह से अलग था। उसके पैरों में अपार शक्ति थी और ऐसा लग रहा था मानो एक हल्की सी किक भी उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी कि वहां तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी नहीं थी। साइकिल धनुष से छूटे तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। क्या यह लेवल अप की वजह से हो सकता है? साइकिल लगातार आगे बढ़ती रही, उसकी गति काफी तेज थी, लेकिन किन फांग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। उसने इसका कारण सोचा, जो उसे केवल किरदार के लेवल अपग्रेड की वजह से ही लग रहा था। ताकत +5, फुर्ती +5। ये जरूर इन्हीं 2 गुणों की वजह से होगा। किन फांग ने अपने प्रथम स्तर के गुणों पर विचार किया और उसे केवल ये 2 ही प्रासंगिक लगे। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने साइकिल को सड़क के किनारे रोका और दोनों हाथों से भारी साइकिल को उठाने की कोशिश की। भूश! किन फांग को साइकिल का वजन जरा भी महसूस नहीं हुआ। उसने बड़ी आसानी से 20 पाउंड से अधिक वजन वाली साइकिल उठा ली। उसने बिना किसी परेशानी या तनाव के सिर्फ एक उंगली से उसे उठाने की कोशिश भी की। क्या यह इतनी रोशनी है? किन फांग ने भौहें चढ़ाई और उसे याद आया कि जब वह पहले साइकिल बाहर लाया था तो उसे हिलाने में कितनी मेहनत लगी थी। जाहिर है तब यह कहीं अधिक कठिन था। ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाया हूँ। स्पष्ट रूप से शक्ति में +5 की वृद्धि ने किन फांग की शारीरिक क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया था। कितनी बढ़ी यह वह अभी ठीक से बता नहीं सकता था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सुधार था। हालांकि इस शक्ति से मिलने वाले लाभ फिलहाल उसके लिए अज्ञात थे।
चीख। किन फांग जैसे ही अपनी साइकिल पर सवार होकर शहर की ओर वापस जाने लगा, तभी अचानक पीछे से एक कार बेहद तेज गति से उसके पास से गुजरी। तीखे मोड़ पर मुड़ते और फिसलते हुए कार से एक तीखी चीख जैसी आवाज निकली। धिक्कार है, क्या किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता? कभी न कभी तो कोई दुर्घटना होनी ही है। किन फांग चौंक गया जब कार तेजी से उसके पास से गुजरते हुए लगभग उसे छूकर निकल गई। जरा सी भी चूक होती तो वो मर जाता। लेकिन आजकल यही हाल था। चारों ओर बहुत सारे धनी लेकिन बेईमान लोग थे। चीख। किन फांग के संभलने से पहले ही पीछे से एक और कार तेजी से आ गई। इस बार वह सतर्क था। उसने आवाज सुनी, एक हाथ से जल्दी से अपनी साइकिल को रोका और सड़क के किनारे कूद गया ताकि इस कार की टक्कर से बच सके, जो पिछली कार से कहीं ज्यादा तेज, लापरवाह और जल्दबाजी में चलने वाली थी। ये अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चे। उम्मीद है कि ये किसी को मारेंगे नहीं। दो तेज रफ्तार कारों को देखकर किन फांग असहाय महसूस कर रही थी। आजकल ऐसी घटनाएं आम बात हो गई थीं और सड़क पर चलते समय कोई भी अचानक सामने आई कार की चपेट में आ सकता था। बैंग। हालांकि ठीक उसी समय जब किन फांग को लगा कि अब कोई और लापरवाह कार दिखाई नहीं देगी और वह अपनी यात्रा जारी रखने ही वाला था, तभी आगे से एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि पीछे वाली कार आगे वाली कार के पास पहुंच गई थी और दोनों कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों कारें पल भर में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। ओह, इसे अपशकुन बना रहे हो। किन फांग अचानक पसीने से तरबतर हो गया। उसने अभी अभी कार दुर्घटना का जिक्र किया था और 2 मिनट से भी कम समय में वही घटना घटित हो गई। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने तुरंत अपनी साइकिल आगे बढ़ाने का फैसला किया। जरूरतमंदों को नजरअंदाज करना उसकी आदत नहीं थी। कम से कम किसी को तो मदद के लिए पुकारना ही चाहिए। अध्याय 51 से 50 बहादुर महिला पुलिसकर्मी निंग युमो 1। दूसरा अपडेट आ गया है, जिसमें हम आपसे सुझाव और पसंदीदा चीजें मांग रहे हैं। किन फांग की त्वरित कार्रवाई के बावजूद कार की गति स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक थी। तेज गति से चल रही कार की तो बात ही छोड़िए। घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही किन फांग ने 2 कारों को एक दूसरे से सटा हुआ देखा, खासकर आगे वाली कार को, जिससे 2 लोग जल्दी से बाहर निकले और पीछे वाली कार के अंदर की स्थिति पर एक नजर भी नहीं डाली और दौड़कर चले गए। धिक्कार है, क्या तुम्हें ऐसा करना ही था? चोट तो तुम्हें लगी है, तुमने किसी को मारा नहीं है, भागने की क्या जरूरत है? ऐसा दृश्य स्वाभाविक रूप से किन फांग की नजरों से नहीं बच सका और वह मन ही मन आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका। दोनों लोगों की गति काफी तेज थी। जब तक किन फांग उनके पास पहुंचा, तब तक वे लगभग 200 मीटर दूर भाग चुके थे। वाह, पोश बनाम सेंटाना, यह तो वाकई शानदार है। किन फांग ने दूर से ही कार की हालत पर ध्यान दिया था। सामने वाली कार एक बहुत ही साधारण प्यूजो थी, थोड़ी पुरानी लग रही थी और स्पष्ट रूप से कुछ वर्षों से इस्तेमाल में थी। दुर्घटना का कारण बनने वाली कार एक पोर्श स्पोर्ट्स कार निकली, जो देखने में बिल्कुल नई लग रही थी, शायद हाल ही में खरीदी गई थी। किन फांग को स्पोर्ट्स कार की कीमत का ठीक ठीक पता नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि यह निश्चित रूप से लाखों की एक लग्जरी कार थी। लाखों की कीमत वाली कार की टक्कर कुछ हजारों डॉलर की कार से हो गई, जिसके परिणामस्वरूप एक दुखद घटना घटी। प्यूजो कार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस उसका पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और पूरी डिग्गी बुरी तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। जहां तक लोगों की बात है, वे दोनों पहले ही भाग चुके थे, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई थीं। पोर्श की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसका बोनट ऊपर उठा हुआ था, जिससे धुएं के गुबार निकल रहे थे और वह काफी हद तक विकृत भी हो चुका था। अंदर बैठे व्यक्ति की बात करें तो यह लाखों डॉलर की कार वाकई शानदार है। इतनी जोरदार टक्कर हुई, लेकिन एयरबैग की वजह से किसी को चोट नहीं आई। जब किन फांग वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कार के सभी एयरबैग खुल चुके थे और उसे एयरबैग से सुरक्षित एक लड़की धुंधली सी दिखाई दी। एक लड़की जिसने चमकीला, आकर्षक गाउन पहना हुआ था। इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद किन फांग को उस लड़की पर कोई चोट नजर नहीं आई। क्या तुम अभी भी हिलडुल सकते हो? किन फांग ने अपनी साइकिल एक तरफ रख दी और स्पोर्ट्स कार की ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर लड़की की बाह पर हल्के से थपथपाते हुए पूछा, तो तुम अभी तक मरे नहीं हो? जब किन फांग ने उसे थपथपाया तो लड़की को होश आया और उसने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया, लेकिन एयरबैग की सुरक्षा के कारण वह अभी भी हिलने में असमर्थ लग रही थी। अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। एक अमीर लड़की जो पोर्श जैसी महंगी कार खरीद सकती है, उसे मुझ जैसे गरीब आदमी से पैसे ठगने की चिंता नहीं करनी चाहिए। किन फांग ने मन ही मन सोचा और तुरंत एयरबैग को धक्का देकर लड़की को बचाने की कोशिश की। और सच कहूँ तो किन फांग के हालिया अपग्रेड ताकत में +5 की बढ़ोतरी का असर उस पर साफ दिखाई दिया। चाहे पोर्श के एयरबैग के डिजाइन में कोई खराबी हो या कोई और कारण, लड़की हिल नहीं पा रही थी क्योंकि वह फंस गई थी। लेकिन एक जोरदार कोशिश से किन फांग ने उसे धीरे धीरे कार से बाहर खींच लिया। हफ हफ। जैसे ही किन फांग ने लड़की को जबरदस्ती बाहर खींचा,
वह तुरंत हांफने लगी और उसका पीला चेहरा धीरे धीरे हरा होने लगा। किन फांग ने तब देखा कि लड़की लगभग 23 या 44 वर्ष की थी और बेहद खूबसूरत थी। तांग फीफी और शियाओ मुक्सुए से तुलना करने पर भी वह किसी से कम नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ परिपक्व और आकर्षक गुण भी थे। वे कहाँ हैं? हालांकि जैसे ही लड़की को होश आया, उसने तुरंत एक हाथ से अपनी स्कर्ट संभाली और ऊंची एड़ी के जूते पहनकर आगे वाली कार की ओर चल पड़ी। कार खाली पाकर वह किन फांग के पास वापस आई और एक दबंग भाव से पूछा, अरे, वे भाग गए? किन फांग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और लड़की के बारे में उसकी धारणा एकदम बदल गई। उसका फैसला था, एक खूबसूरत लेकिन अभिमानी और घमंडी अमीर लड़की। हम्मा, तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। हालांकि सेक्सी ड्रेस में सजी उस खूबसूरत हसीना ने किन फांग की प्रतिक्रिया पर भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर 2 बार पलकें झपकाईं और किन फांग के चेहरे को घूर कर देखा, मानो उसे कहीं से पहचानती हो। माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता। दुर्भाग्यवश हालांकि वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन किन फांग पर उसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा और यह देखकर कि उसे कोई चोट नहीं आई है, उसने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और सड़क किनारे जाकर अपनी साइकिल उठाई और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। ओह, मुझे अब याद आया, तुम्हारा नाम किन फांग है ना? किन फांग, तुम फीफी की सहपाठी हो। जैसे ही किन फांग साइकिल पर चढ़ने ही वाला था, उसने उस खूबसूरत लड़की के शब्द सुने, जिससे वह लगभग साइकिल से गिरते गिरते बचा। आप कौन हैं? जो भी उसका नाम पुकारता और तांग फीफी को जानता, वह उसे अच्छी तरह से जानता था, लेकिन किन फांग ने एक और नजर डाली और फिर भी उसे याद नहीं आया। मैं निंग युमो हूँ, फीफी मुझे सिस्टर निंग कहती है और मैं तुम्हारी जीवन रक्षक हूँ। उस खूबसूरत लड़की ने मनमोहक हंसी हंसी, जिससे तुरंत ही एक ऐसा आकर्षण पैदा हुआ जिसने किन फांग को कुछ हद तक सम्मोहित कर दिया। मेरी जीवन रक्षक? आपका मतलब फीफी की बहन निंग से है, वो खूबसूरत पुलिस वाली? यह सुनकर किन फांग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत तांग फीफी द्वारा बताई गई एक बात याद आ गई। एक खूबसूरत महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान संयोगवश एक गली में बेहोश पड़े घायल किन फांग को मिली थी। उसने पुष्टि की कि वह ठीक है और फिर तांग फीफी को बुलाकर उसकी देखभाल करने को कहा। हाँ, लगता है आप कृतज्ञता का कर्ज भूलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपको अभी भी मैं याद हूं। वैसे कार से निकले वे दोनों किस तरफ भागे? निंग युमो ने सिर हिलाया। उसने महज संयोग से किन फांग की जान बचाई थी और एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वह इसे आत्ममहत्व का कारण नहीं बल्कि कर्तव्य मानती थी। उसने कार से उतरे दोनों व्यक्तियों के बारे में पूछताछ शुरू की। टक्कर के बाद दोनों कार से बाहर निकले और इस सड़क पर दौड़ते चले गए। बायू झील से निंगहाई की ओर जाने वाली यह सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी और यातायात भी ज्यादा नहीं था। ज्यादातर लोग निंगहाई लौटने के लिए रिंग सिटी एक्सप्रेसवे से थोड़ा घूमकर जाते थे। चूंकि किन फांग साइकिल पर था, इसलिए वह एक्सप्रेसवे से नहीं जा सकता था, इसलिए उसे यही सड़क लेनी पड़ी। इस सड़क के किनारे एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ दूर तक फैली नीची पहाड़ियों की एक श्रृंखला थी। वे भाग गए। मुझे अपनी कार उधार दो। अध्याय 52 से 51 हिंसक महिला पुलिस अधिकारी का अज्ञात स्तर 1। पहला अपडेट आ गया है। सुझावों और पसंदीदा चीजों की तलाश है। मुझे गाड़ी चलानी चाहिए। किन फांग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। निंग युमो के उस तरह के कपड़ों में सिर्फ बैठकर ही उसका शरीर काफी हद तक दिख रहा था। अगर वह सवारी करने लगती तो यह पूरी तरह से प्रदर्शन हो जाता। किन फांग आखिर एक पुरुष था और अपनी जान बचाने वाली महिला पुलिसकर्मी के सामने वह ऐसा होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर निंग युमो अपनी साइकिल ले जाता तो उसे खुद ही लगभग 1 दर्जन किलोमीटर दौड़कर वापस निंगहाई लौटना पड़ता। निंग युमो कुछ देर रुकी और शर्मिंदा भाव वाले किन फांग को हैरानी से देखने लगी, फिर उसकी नजरें उसके पीछे पीछे अपने शरीर पर टिक गईं। अरे देखो मत। निंग युमो बेबाक तो थी, लेकिन आखिर वो एक औरत थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने पुलिस की वर्दी नहीं बल्कि एक बेहद आकर्षक पोशाक पहनी हुई है। इस तरह बैठे होने पर उसके अंडरवियर के सबसे अंतरंग हिस्से भी किन फांग की नजर में आ गए थे। उसके पीले चेहरे पर तुरंत शर्म की लाली छा गई और वो झट से किन फांग की साइकिल से नीचे उतर गई और अपनी स्कर्ट के किनारे को आगे पीछे खींचकर खुले हुए हिस्सों को ढक लिया। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। किन फांग ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी और मन ही मन सोचने लगा कि पतले कपड़े के पीछे से वह मनमोहक दृश्य ओझल हो गया और उसे निराशा का एक अचूक एहसास हुआ। तुम सवारी करो। निंग युमो को गुस्सा आ रहा था, लेकिन किन फांग का शर्मिंदा चेहरा देखकर वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाई। यह सच था कि उसने अभी अभी कुछ ज्यादा ही लापरवाही बरती थी। उसने दूर दिख रही छोटी पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। हालांकि वह ज्यादा ऊंची नहीं थी, फिर भी उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। अगर उसमें 180 लोग भी डाल दिए जाए तो शायद उनमें से कुछ ही मिल पाएंगे, 2 लोगों की तो बात ही छोड़िए।
एक बार पहाड़ों में चले जाने के बाद उन्हें ढूंढने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जल्दी करो, वे दोनों बेहद खतरनाक भगोड़े हैं। अगर देर हो गई तो वे पहाड़ों की ओर भाग जाएंगे। निंग युमो अब जल्दी में थी। वह असल में बयू झील रिसोर्ट में एक भोज में शामिल होने गई थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात इन दोनों से हो गई। उन्होंने उसे देखकर सीटी बजाई, जो कि आम बात थी, और पहले तो निंग युमो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद निंग युमो को अचानक कुछ दिन पहले मिली वांछित सूचना याद आ गई और उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपनी स्पोर्ट्स कार को प्यूजो कार से टकरा दिया। भागे हुए लोग। किन फांग अभी साइकिल पर बैठा ही था और निंग युमो भी उसके पीछे बैठकर चलने को तैयार थी। तभी उसने उसकी टिप्पणी सुनी और पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा कि ये कैसी स्थिति है। वह तो अभी कॉलेज शुरू भी नहीं किया था और अब भगोड़ों का पीछा करने में फंस गया था। जल्दी करो। निंग युमो चिंतित हो रही थी, एक हाथ से किन फांग के कपड़े पकड़े हुए थी और लगातार उसे समझा रही थी। सिस्टर निंग, इन दोनों भगोड़ों के पास बंदूकें तो नहीं हैं, है ना? किन फांग ने पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। उसे चाकुओं से डर नहीं लगता था। जब तक चाकू किसी महत्वपूर्ण अंग पर न लगे, वह कुछ बाउजी खाकर ठीक हो जाता था। उसकी शारीरिक शक्ति में +5 की वृद्धि के बाद किन फांग के जीवन अंक 10 से बढ़कर 15 हो गए थे और वह कुछ और वार सह सकता था। लेकिन अगर बंदूकें होती, सिर्फ 15 लाइफ पॉइंट्स के साथ किन फांग गोली से बच नहीं पाता। बंदूक? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई फिल्म है? देश में इतने सख्त नियंत्रण के बावजूद इतनी बंदूकें कहां से आईं? निंग युमो ने किन फांग का उपहास उड़ाया। अगर उन दोनों के पास सचमुच बंदूकें होती तो वह अब तक कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो चुकी होती, न कि उन दोनों भगोड़ों का इतनी बेसब्री से पीछा कर रही होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे दोनों भगोड़े बलात्कारी थे, हत्यारे नहीं। कोई बंदूक नहीं, यह तो अच्छी बात है। बहन निंग, कसकर पकड़ो, मैं अब रवाना हो रहा हूं। किन फांग ने सुना कि इसमें कोई बंदूक शामिल नहीं है और इससे उसके लिए सब कुछ आसान हो गया। वह सीधा खड़ा हुआ, निंग युमो को सिर हिलाकर इशारा किया और चलने ही वाला था। जल्दी करो, ये सब बकवास क्यों? आह, दर्द हो रहा है। क्या तुम धीरे चल सकते हो? निंग युमो अधीर हो रही थी। जैसे ही वह किन फांग को डांटने वाली थी, उसने पैडल पर जोर से पैर पटका और साइकिल जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ गई। अचानक हुए इस हमले से घबराकर निंग युमो लड़खड़ा गई और अनजाने में आगे की ओर गिर पड़ी। चूंकि बाइक की सीट वास्तव में उतनी आरामदायक नहीं थी और हालांकि निंग युमो ने जानबूझकर अपने और किन फांग के बीच काफी दूरी बनाए रखने की कोशिश की थी, अचानक लगे झटके के कारण निंग युमो के सुडौल और भरे हुए स्तन किन फांग की पीठ से टकरा गए। इस मौके पर निंग युमो ने एक आकर्षक शाम की पोशाक पहनी थी और ब्रा नहीं पहनी थी। इसका असर कुछ ज्यादा ही सीधा हुआ, जिससे उसके सीने में दर्द होने लगा और वह मुंह बना बैठी। लगभग सहज ही उसने किन फांग की कमर के आसपास की त्वचा को चुटकी से दबाया और नाराजगी से बुदबुदाई। बहन निंग, तुमने ही तो मुझे तेज चलने के लिए कहा था। किन फांग ने कड़वाहट से हंसते हुए महसूस किया कि उस पर गलत आरोप लगाया गया है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद खुश था। टांग फीफी की अभी पूरी तरह विकसित न हुई दृढ़ता की तुलना में निंग युमो की दृढ़ता को लहरों की तरह कहा जा सकता है और ब्रा न होने के कारण किन फांग के लिए यह बेहद आरामदायक था, जिससे उसका भाई, जो अंततः शांत हो गया था, फिर से उत्तेजित हो गया। आप? निंग युमो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह किन फांग को फटकारना चाहती थी, लेकिन उसे कोई उचित कारण नहीं सूझ रहा था। ठीक है, तुम जीत गए, बस जल्दी करो। अगर हम उन्हें खो देते हैं तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ठीक है बहन निंग, इस बार तैयार हो जाओ, मैं बहुत तेज साइकिल चलाता हूँ। किन फांग बेबस होकर हंसा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक गई। निंग युमो को एक और सूचना देने के बाद वह फिर से रवाना होने की तैयारी करने लगा। चलो चलें, चलो चलें। पिछली बार सब कुछ बहुत अचानक हो गया था, अब मैं तैयार हूँ। निंग युमो ने सिर हिलाया और किन फांग की कमीज का किनारा कसकर पकड़ लिया। वह इस बार वाकई तैयार थी, हालांकि अंदर ही अंदर वह किन फांग के सच में तेज साइकिल चलाने के दावे से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। वाह, चलो चलें। किन फांग ने हल्की सांस ली और बैठे हुए साइकिल पर एक स्काउटिंग स्किल लगाई, जिससे तुरंत उसके गुण प्रदर्शित हो गए। सेकंड हैंड साइकिल, स्पीड 210, यह आपके परिवहन का आदर्श साधन है। विशेषताएं सरल थीं, बस 3 से 12 की गति, जबकि किन फांग की अपनी गति 0 से 5 के बीच थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि साइकिल की गति किन फांग की अधिकतम गति से दोगुनी थी। भूश! किन फांग ने पूरी ताकत से पैडल मारा और बाइक बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ गई। इस बार निंग युमो वास्तव में तैयार थी और आगे की ओर जड़त्व के कारण फिर से प्रभावित नहीं हुई, जिससे किन फांग कुछ हद तक निराश हुई, जिसने चुपके से अपना सिर घुमाया और निंग युमो पर एक जासूसी कौशल का प्रयोग किया।
निंग युमो अज्ञात स्तर की, दयालु, सौंदर्य और न्याय की प्रतीक, असाधारण कौशल वाली एक कुशल पुलिस वाली, दुष्ट वर्दी के दीवानों की सपनों की प्रेमिका। इस जासूसी रिपोर्ट ने किन फांग के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। सिस्टम के आकलन हमेशा इतने सटीक होते थे कि इसने एक दुष्ट वर्दी के प्रति आसक्ति के बारे में भी कुछ बता दिया था। किन फांग को सबसे ज्यादा आश्चर्य असाधारण कौशल का लेबल और निंग युमो से जुड़ा अज्ञात स्तर देखकर हुआ। हालांकि सिस्टर निंग हिंसा के प्रति थोड़ी प्रवृत्त लगती हैं, क्या उनका स्तर वास्तव में स्तर 3 से ऊपर हो सकता है? अध्याय 53 से 52 बैमाई सुपर स्पीड साइकिल 1। दूसरा अपडेट आ गया है जिसमें अनुशंसा टिकट और पसंदीदा चीजों के लिए अनुरोध किया गया है। किन फांग वास्तव में थोड़ा हैरान था। निंग युमो का पद इतना ऊंचा था, उन कई अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था जिनसे वह मिला था और जिन्होंने अपना पद दिखाया था। निंग युमो को दोबारा देखते हुए, जिसका शरीर मानो दोषरहित और परिपूर्ण था, किन फांग को समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरों से इतनी शक्तिशाली क्यों थी। क्या इसका कारण उसकी अधिक हिंसक प्रवृत्ति थी? किन फांग के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सका। किन फांग के पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पैर लगातार पैडल मारते रहे, जिससे उसकी ताकत बढ़ती गई और गति तेजी से बढ़ती गई। गति +3, गति +4, स्पीड +8। अपने पैरों को लगातार चलाते रहने के अलावा किन फांग समय समय पर अपने नीचे मौजूद साइकिल पर स्काउटिंग स्किल का इस्तेमाल करता था और उसकी गति को 0 से शुरू होकर लगातार बढ़ते हुए देखता था। महज 2-3 मिनट में ही गति +8 तक पहुंच गई थी और बढ़ती ही जा रही थी। सड़क के दोनों ओर के दृश्य तेजी से गुजर रहे थे और किंग फेंग की हवा के झोंके उसके गालों को छू रहे थे, जिससे किन फांग की तेज साइकिलिंग के कारण होने वाले पसीने और थकान से कुछ हद तक राहत मिल रही थी। वे कहाँ भाग गए? पहले तो निंग युमो ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें भगोड़ों के पदचिह्नों की तलाश में सड़क के किनारों को स्कैन कर रही थीं और वह यह महसूस करने में विफल रही कि साइकिल की गति तेज से तेज होती जा रही थी। अरे वाह, कितनी जल्दी! निंग युमो का ध्यान भगोड़ों की तलाश से हटकर किन फांग पर केंद्रित हो गया। तभी उसने देखा कि उसके नीचे की साइकिल बेहद तेज गति से चल रही थी। उसे लगा कि साइकिल की वर्तमान गति 80 मील प्रति घंटे से भी अधिक हो चुकी है और अभी भी बढ़ रही है। क्या यह अभी भी साइकिल है? उस पल निंग युमो सचमुच घबरा गई। उसने 300 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर स्पोर्ट्स कार चलाने की कोशिश की थी और उसे अपने ड्राइविंग कौशल पर पूरा भरोसा था। उसे जरा भी डर या घबराहट नहीं थी। हालांकि अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह तूफानी समुद्री लहरों के बीच एक पतली सी नाव पर सवार हो, जहां कोई भी लहर उस छोटी नाव को आसानी से डुबो सकती थी। लेकिन वह जिस चीज पर सवार थी वह कोई छोटी नाव नहीं थी, वह एक साइकिल थी जिसकी रफ्तार अब 100 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। अगर किन फांग से जरा सी भी गलती हो जाती तो वे दोनों कार दुर्घटना की तरह ही बेहद तेज गति से उछलकर दूर जा गिरते। ठंडी हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी और निंग युमो के कपड़े काफी पतले थे। वैसे तो थोड़ी ठंड होनी चाहिए थी, लेकिन आमतौर पर निडर रहने वाली निंग युमो को अपनी पीठ में सिहरन सी महसूस हो रही थी, मानो वह यमराज से मुकाबला कर रही हो। वह डरी हुई थी, सचमुच डरी हुई थी। किन फांग, क्या तुम थोड़ा धीरे चल सकते हो? बहुत हिचकिचाहट के बाद निंग युमो ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। बहन निंग, मुझे खेद है कि यह संभव नहीं है। यह गति बहुत तेज है, मैं अचानक गति कम नहीं कर सकता। मुझे धीरे धीरे गति कम करनी होगी। 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति पर अगर वे अचानक ब्रेक लगाने की हिम्मत करते तो वे निश्चित रूप से गिर जाते। अंकल लिऊ, क्या हमने किसी को नाराज कर दिया? इतनी गर्मी है और इन्होंने हमें इस वीरान जगह पर भेज दिया है। देखिए, हमें 1 घंटे में 10 गाड़ियां भी नहीं मिल रही हैं। हम किसे पकड़ेंगे? एसी भी खराब है, असहनीय गर्मी है। सड़क किनारे अपनी कार में 2 यातायात पुलिस अधिकारी पसीने से तरबतर होकर बैठे थे। खिड़कियां नीचे की हुई थीं और उनके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक गति निर्धारक यंत्र था जो स्पष्ट रूप से तेज गति से वाहन चलाने वालों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। एक युवा यातायात अधिकारी अपने वरिष्ठ सहकर्मी से बात कर रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता, सड़क जितनी शांत होगी लोगों को पकड़ना उतना ही आसान होगा। उस बुजुर्ग यातायात अधिकारी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, यहाँ गति सीमा 60 है, मुझे बताइए आप कितनी तेज गाड़ी चलाएंगे? ओह, अब समझ में आया। पुराना लाल बालों वाला लड़का नए लाल बालों वाले लड़के से ज्यादा आकर्षक होता है। आप सही कह रहे हैं। यह महसूस करने पर युवा यातायात अधिकारी ने सोचा कि अच्छी सड़क स्थितियों वाले ऐसे सुनसान राजमार्ग पर कोई भी कम से कम 100 या 80 की गति से जाना चाहेगा, यह महसूस किए बिना कि यह गति सीमा क्षेत्र है जिससे तेज गति से गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध हो सकता है। भूश! तभी एक परछाई तेजी से उनके वाहन के पास से गुजरी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्पीड डिटेक्टर बजने लगा। हे, अब काम शुरू होता है। युवा ट्रैफिक अधिकारी ने तुरंत मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही वह पीछा करने वाला था वह रुक गया।
अनजाने में ही उसकी नजर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड डिटेक्टर पर पड़ी, जिस पर 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार दिखाई दे रही थी, जो स्पष्ट रूप से गति सीमा से अधिक थी। लेकिन उसने डिवाइस को ऐसे छुआ जैसे उसे लगा कि वह खराब हो गया है। अंकल लियू, आपके पास इतना अनुभव है, क्या आपने कभी किसी को 100 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से साइकिल चलाते देखा है? युवा यातायात अधिकारी ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे जरा ध्यान से देखो, ये कैसी बकवास कर रहे हो? अखबार में मग्न अधिकारी लियू ने बाहर की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था और हंसते हुए उसे फटकारा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, खुद ही देख लो। युवा अधिकारी स्तब्ध रह गया, फिर उसने आगे की ओर इशारा किया जहां किन फांग और निंग युमो की आकृतियां अभी भी दिखाई दे रही थीं, और हाथ में पकड़े हुए गति निर्धारक की ओर इशारा किया। अरे ये आदमी किस तरह का राक्षस है? अधिकारी लियू भी बेहद आश्चर्यचकित थे। आगे चल रही साइकिल वास्तव में बहुत तेज गति से चल रही थी, लगभग एक कार की गति के बराबर। शायद कोई पेशेवर साइकिल चालक होगा। लेकिन फिर एक पल सोचने के बाद यह महसूस करते हुए कि इतनी गति से यह संभवतः नानसू प्रांत की साइकिल टीम के सदस्य होंगे जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे होंगे, उन्होंने इस बारे में और न सोचने का फैसला किया और अखबार पढ़ने में वापस लग गए। किन फांग, चलो अब रुकते हैं, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। किन फांग की गति वाकई धीमी होने लगी थी, लेकिन 100 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से धीमी होने में काफी दूरी लगती है। साथ ही किन फांग के जानबूझकर समय बर्बाद करने से निंग युमो को स्थिति से निपटने में मुश्किल हो रही थी और वह दांत भींचते हुए बोल रही थी। ठीक है। किन फांग के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। उसका मजा पूरा हो चुका था और वह इस तरह और नहीं रह सकता था। बहन निंग, आगे देखो, लगता है वे भगोड़े हैं। तभी किन फांग ने सामने पहाड़ी दर्रे पर दो आकृतियों को देखा जो जंगल की ओर भागने की तैयारी कर रही थीं। उसने तुरंत निंग युमो को उनके बारे में बताया। हाँ, ये वही हैं। जल्दी करो, चलो मिलते हैं। जैसे ही निंग युमो ने उन्हें पहचाना, किन फांग की साइकिल चलाने की गति से थक जाने की उसे जरा भी परवाह नहीं थी और वह तुरंत बिजली की गति से उनके पीछे दौड़ पड़ी। अध्याय 54 से 53 अमर युवा स्वामी 1। पहला अपडेट आ गया है, सुझाव और पसंदीदा चीजें आमंत्रित हैं। रुको, हिलना मत। किन फांग की साइकिल चलाने की गति काफी तेज थी। कुछ दर्जन मीटर की दूरी के लिए उसे पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वह केवल जड़त्व के बल पर पलक झपकते ही उस दूरी को पार कर गया। लेकिन जैसे ही वे दोनों भगोड़े पहाड़ में घुसने की कोशिश कर रहे थे, निंग युमो घबरा गई और जोर से चिल्ला उठी। यह तो जैसे ततैया के छत्ते को छेड़ने जैसा था। शुरू में दोनों भगोड़े किसी खास जल्दी में नहीं थे। इस सड़क पर पैदल चलने वाले और वाहन बहुत कम थे। वे दो यातायात पुलिस अधिकारियों के पास से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वे पहाड़ में प्रवेश करने वाले थे, अचानक उस महिला पुलिसकर्मी की आवाज सुनाई दी जो अपनी कार में पागलों की तरह उनका पीछा कर रही थी। उसे भुला पाना नामुमकिन है। दोनों भगोड़े आवाज की दिशा में देखने लगे। किन फांग की साइकिल की गति देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने यह भी देखा कि किन फांग के पीछे निंग युमो आ गई है। वे तुरंत हंसते हुए बड़बड़ाए और तेजी से अपनी गति बढ़ाते हुए पहाड़ों की ओर भाग गए। जल्दी और तेज आ। दोनों भगोड़ों को पहाड़ में प्रवेश करते देख निंग युमो चिंतित हो गई और उसने किन फांग से तेजी लाने का आग्रह किया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हवा में उछल गया और पल भर में उसका नियंत्रण छिन गया। जैसे ही उसने अपने खूबसूरत चेहरे को जमीन से टकराते देखा, निंग युमो सचमुच भयभीत हो गई। और तभी एक कमजोर सी दिखने वाली भुजा ने अचानक निंग युमो की पतली कमर को जकड़ लिया और उसने तुरंत उस भुजा की ताकत महसूस की जिसने अविश्वसनीय रूप से उसकी आगे बढ़ने की सारी गति को खत्म कर दिया। जाहिर है कार्रवाई करने वाला व्यक्ति किन फांग था। यह घटना इतनी अचानक घटी कि वह भी अपनी साइकिल के इस तरह टूट जाने के लिए तैयार नहीं था। तेज गति के कारण सुरक्षित लैंडिंग करना बेहद मुश्किल था। ऐसे नाजुक क्षण में किन फांग ने पूरी ताकत लगा दी, निंग युमो को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सीने से मजबूती से लगा लिया। साथ ही उसने अपना सिर झुका लिया और अपनी बाहों और पैरों को निंग युमो के चारों ओर लपेट लिया। फिर वे हवा में उछले और जमीन पर जोर से गिरे, दर्जनों मीटर तक लुढ़कते रहे जब तक कि अंत में सारी गति समाप्त नहीं हो गई। किन फांग द्वारा संरक्षित होने के कारण निंग युमो का चेहरा, सिर और अन्य महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित थे, लेकिन जमीन के साथ घर्षण के कारण उसकी पतली पोशाक में कुछ छोटे छेद हो गए थे। यह बहुत गंभीर नहीं था। जब दोनों आखिरकार रुके तो किन फांग को अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था और उसके अंग कमजोर महसूस हो रहे थे, इसलिए वह अनजाने में गिर पड़ा, जिससे निंग युमो को भी उसके आलिंगन से बाहर निकलने का मौका मिल गया। किन फैंग। निंग युमो भी बुरी तरह गिर गई थी। उसकी पीठ पर कुछ मामूली खरोंचें आई थीं जो ज्यादा गंभीर नहीं थीं।
होश में आने पर उसने देखा कि साइकिल थोड़ी दूर पर लगभग चकनाचूर हो चुकी थी और किन फांग का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो राख हो गया हो। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। दरअसल किन फांग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। किन फांग के लगातार चलाने के कारण वह पुरानी साइकिल पहले से ही टूटने की कगार पर थी। उसके हिंसक तरीके से चलाने के कारण वह समय से पहले ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि राहत की बात यह थी कि वे इस कठिन परीक्षा से बाल बाल बच गए। उसने अपने लाइफ पॉइंट्स चेक किए तो पाया कि उसके पास अभी भी 2 बचे हैं, जिससे उसके पीले चेहरे पर एक मुश्किल सी मुस्कान आ गई। बहन निंग, मैं ठीक हूँ। अपने लाइफ पॉइंट्स इतने कम होने के कारण किन फांग का सिर चकरा रहा था और यहाँ तक कि बोलना भी मुश्किल था, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से ही कुछ कह पा रहा था। तुम ऐसे दिख रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। निंग युमो के सख्त और दृढ़ स्वभाव के बावजूद उस लड़के का सामना करना जिसने एक नाजुक घड़ी में अपनी जान देकर उसकी रक्षा की थी, उसके दिल को बेचैन कर देता था। किन फांग का पीला चेहरा देखकर वह दिल का दर्द महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही वह फोन डायल करने वाली थी, निंग युमो को आश्चर्य से एहसास हुआ। उसके पास उसका मोबाइल फोन ही नहीं था, या यूं कहें कि उसका सेल फोन उस पोर्श कार में ही छूट गया था और उसने एक पतली सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें जेबें नहीं थीं। बहन निंग, मेरी जेब में अभी भी कुछ बाउजी हैं, क्या आप मुझे दे सकती हैं? मुझे थोड़ी भूख लगी है, खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। किन फांग का चेहरा उदास था और उसे बोलने में भी कठिनाई हो रही थी, फिर भी वह अपने साथ लाए कुछ बाउजी, एक प्रकार का मीठा फल, को नहीं भूला था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि भले ही वे बाउजी टूट गए हों, फिर भी उनसे जीवन अंक बढ़ाने का प्रभाव बना रहेगा। बाउजी। निंग युमो एक पल के लिए अचंभित रह गई। उसकी चमकदार आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं। वह सचमुच कल्पना नहीं कर सकती थी कि कोई व्यक्ति जो मौत के कगार पर दिख रहा हो, उसे बाउजी खाने की इतनी इच्छा हो सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। निंग युमो कुछ चिंतित थी। किन फांग की हालत देखकर उसे थोड़ी आशंका हुई कि कहीं यह वही वापसी का प्रकाश तो नहीं है जिसके बारे में लोग मृत्यु से पहले बात करते हैं। लेकिन किन फांग को पछतावे के साथ मरने से बचाने के लिए उसने किन फांग की जेब में हाथ डालते हुए सिर हिलाया। किन फांग की पैंट कई जेबों वाली थी और हालांकि गर्मी के मौसम में इसे पहनना मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यही वह चीज थी जिसे वह खरीद सकता था। लेकिन इन पतलूनों की वजह से बाउजी ले जाना सुविधाजनक हो गया था। किन फांग को आश्चर्य हुआ कि बाउजी थोड़े विकृत होने के बावजूद काफी हद तक अपने मूल आकार में ही थे। खाओ। लेकिन धीरे धीरे। शर्म से लाल होते चेहरे वाली निंग युमो ने धीरे धीरे बाउजी को किन फांग के मुंह में ठूंसना शुरू कर दिया। हालांकि किन फांग के खाने का तरीका थोड़ा उग्र था। उसने अपना मुंह जितना हो सके उतना चौड़ा खोला और एक बाउजी को एक ही घूंट में गायब कर दिया। उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए किन फांग ने पाया कि हर बाउजी एक प्रकार का मीठा व्यंजन निगलने के साथ ही पाचन की आवश्यकता के बिना वह सीधे जीवन शक्ति में परिवर्तित हो रहा था। उसके चेहरे की रंगत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ और चोटों का दर्द काफी कम हो गया। निंग युमो द्वारा 2-3 और बाउजी खिलाए जाने के बाद उसने देखा कि किन फांग का रंग धीरे धीरे गुलाबी होता जा रहा था और उसकी लौटती हुई चमक से धीरे धीरे चोटों से वास्तविक रूप से उबरने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। अरे, यह कैसे हो सकता है? ऐसे विचित्र दृश्य का सामना करते हुए निंग युमो स्वाभाविक रूप से बहुत उत्सुक थी, लेकिन क्षण भर पहले हुई असहजता को याद करते हुए वह केवल अस्थायी रूप से अपने दिल में जिज्ञासा को दबा सकी और किन फांग को बाउजी खिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। जब निंग युमो पहले किन फांग की जेब में हाथ डाल रही थी तो चूंकि वह गहरी थी, इसलिए उसने अनजाने में उसमें हाथ डाल दिया, यह जाने बिना कि क्या हो सकता है। हालांकि किन फांग ने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन गर्मियों के कपड़े पतले थे और निंग युमो के छोटे हाथ को कपड़े के आर पार गर्मी महसूस हो रही थी। किन फांग की जांघ पर घर्षण शुरू हो गया था। बेचारा किन फांग कुंवारा होने के कारण ऐसी उत्तेजना का आदी नहीं था और उसका छोटा भाई तुरंत उत्तेजित हो गया। स्थिति से अनभिज्ञ निंग युमो बाउजी को ढूंढने में लगी हुई थी और पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसका हाथ किसी ठोस चीज से टकराया तो उसे लगा कि उसे बाउजी मिल गया है और उसने उसे झट से पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही उसने उसे पकड़ा, निंग युमो रुक गई। उसे पता था कि हर कोई जानता है कि बाउजी कैसा लगता है, लेकिन जो उसने पकड़ा हुआ था वह किसी छड़ी जैसा लग रहा था। बिना ज्यादा सोचे समझे निंग युमो ने अनजाने में ही उसे कुछ बार ऊपर नीचे सहलाया। फिर अचानक उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ और वह तुरंत बड़बड़ाते हुए गालियों से लाल हो गई। पहले से ही बेहद कमजोर किन फांग उत्तेजना के कारण एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया से गुजरा। टांग फीफी की प्रतिक्रिया पर एक नजर डालते हुए उसने अनभिज्ञता का नाटक किया और मरने का दिखावा किया, जिससे असहजता बढ़ने से बच गई। 6 बाउजी खाने के बाद किन फांग के जीवन अंक बढ़कर 8 हो गए।
हालांकि अभी भी उन्हें पूरे 15 अंकों से लगभग आधे अंक कम मिले, फिर भी किन फांग काफी स्वस्थ दिख रहे थे, उस दुर्बल व्यक्ति से बिल्कुल अलग जो कुछ क्षण पहले मृत्यु के कगार पर लग रहा था। किन फैंग आप। लेकिन जब किन फांग जमीन से उठी तो निंग युमो इतनी हैरान हुई कि वह चुप नहीं रह सकी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। बहन निंग देखो, वे दोनों भगोड़े पहाड़ों में चले गए हैं। अगर हम अभी उनका पीछा नहीं करेंगे तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। किन फांग स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि निंग युमो उससे उन असामान्यताओं के बारे में पूछताछ करे, और बोलते समय उसने तुरंत पहाड़ पर मुश्किल से दिखाई देने वाले भगोड़ों की ओर इशारा किया। अध्याय 55 से 54 भगोड़े का पीछा करना। एक दूसरा अपडेट आ गया है। अनुशंसा टिकट और पसंदीदा चीजों के लिए गुहार लगा रहा हूँ। संजियान फूट फूट कर रो पड़ी, बहुत दुखी है, मुझे सांत्वना चाहिए। पीछा करो, पीछा करते रहो। स्पष्टतः निंग युमो हमेशा से ही थोड़ी बेबाक और अपने काम के प्रति बेहद उत्साही महिला थीं। यह देखकर कि दोनों भगोड़े सचमुच बिना किसी निशान के गायब होने वाले हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत उनका पीछा करने का फैसला किया। क्या आपको यकीन है कि आप ठीक हैं? सौभाग्यवश निंग युमो कुछ क्षण पहले किन फांग के चेहरे पर दिख रहे अत्यंत दुखद भाव को पूरी तरह से नहीं भूली थी, और उसने हिचकिचाते हुए दोबारा पूछा, चिंता मत करो बहन निंग, मैं अब ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ पीछा करूंगा। किन फांग ने जानबूझकर अपनी दुबली तली मांसपेशियों से रहित भुजाओं का प्रदर्शन किया, जिस पर निंग युमो ने तुरंत ही आंखें घुमाकर उसे चिढ़ाया। अंततः कुछ हद तक मजबूरी और कुछ हद तक अपनी इच्छा से दोनों तुरंत पहाड़ पर एक दूसरे का पीछा करने लगे। पहाड़ में जाने का रास्ता दोनों भगोड़ों ने पहले ही साफ कर दिया था। हालांकि वह रास्ता अभी भी कांटों से भरा था, लेकिन खुद रास्ता बनाने से तो बेहतर था, इसलिए वे एक के बाद एक उनका पीछा करने लगे। लेकिन समस्याएं जल्द ही उत्पन्न हो गईं। निंग युमो ने एक आकर्षक पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें उसकी गोरी त्वचा का काफी हिस्सा दिख रहा था और पोशाक का किनारा लगभग जमीन पर घिसट रहा था। इस तरह का पहनावा घने कंटीले पहाड़ों में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। रिप। निंग युमो वाकई अपने कार्यों में बेहद दृढ़ और उग्र थी। उसने अपनी पोशाक का किनारा पकड़ा और जोर से खींचा, और उसकी महंगी पोशाक पल भर में एक लंबे गाउन से मिनी स्कर्ट में बदल गई, जिससे उसके लंबे सफेद पैर दिखाई दिए जो जेड की तरह शुद्ध, पतले और सुडौल थे, नियमित व्यायाम का स्पष्ट परिणाम। हालांकि उसकी पोशाक की समस्या हल हो गई थी, लेकिन निंग युमो ने अपने पैरों पर नजर डाली और एक बार फिर स्तब्ध रह गई। भोज में शामिल होना था, इसलिए उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। राजमार्ग पर स्थिति थोड़ी बेहतर थी, कम से कम सड़क समतल तो थी, लेकिन पहाड़ पर हर कदम पर उसकी एड़ियां लगभग उखड़ जाती थीं। बहन निंग, मेरे जूते पहन लो। हालांकि ये थोड़े बड़े हैं, लेकिन कम से कम तुम तेजी से चल तो पाओगी। यह देखकर कि निंग युमो अपने महंगे ब्रांडेड जूते फेंकने वाली थी और जरूरत पड़ने पर नंगे पैर चलने की तैयारी कर रही थी, किन फांग ने तुरंत अपने स्पोर्ट्स शूज उतारकर दोनों हाथों से निंग युमो को दे दिए। ठीक है। निंग युमो एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने किन फांग के स्पोर्ट्स शूज लिए और पहन लिए। हालांकि वे अभी भी काफी बड़े थे, लेकिन जूतों के फीते कसकर बांधने से ऊंची एड़ी के जूते पहनने या नंगे पैर चलने से कहीं बेहतर महसूस हुआ। आप भी सावधान रहें, शायद आपके लिए सड़क किनारे वापस जाना ही बेहतर होगा। इतना ही नहीं, निंग युमो ने किन फांग के उसकी रक्षा के लिए खड़े रहने के इरादे को भी सिरे से खारिज कर दिया। साधारण निर्देश देने के बाद आकर्षक पोशाक पहने निंग युमो फुर्ती से भगोड़ों का पीछा करने के लिए जंगल में घुस गई। लेकिन किन फांग भला कैसे निश्चिंत हो सकता था कि एक लड़की दो खूंखार भगोड़ों का अकेले पीछा करे। वह बस एक कदम धीमा था, लेकिन फिर भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि नंगे पैर होने के कारण वह जाहिर तौर पर बहुत धीमा था और केवल आगे चल रहे लोगों द्वारा पहाड़ पर बनाए गए रास्ते का अनुसरण कर सकता था ताकि उनके ठिकाने का पता लगा सके। आखिरकार उस पागल औरत से पीछा छुड़ा लिया। भागते हुए झांग सान और लीसी पहाड़ों में घुसने के बाद जंगल में कई चक्कर लगा चुके थे और आखिरकार निंग युमो उनकी नजरों से ओझल हो गई। थक हार कर वे एक चट्टान पर बैठ गए और झांग सान हांफते हुए बोला, वो पागल औरत बहुत ही क्रूर है। उसने बिना सोचे समझे लाखों की लग्जरी स्पोर्ट्स कार में टक्कर मार दी। लीसी भी असमंजस में थी। शुरुआत में तो वे बस एक खूबसूरत लड़की को छेड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें निंगहाई की कुख्यात गुस्सैल लड़की निंग युमो से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। जब वह उनकी कार से टकराई तब जाकर उन्हें याद आया कि वह कौन थी। सच कहूं तो वो लड़की हद से ज्यादा हॉट है। अगर मुझे उसके साथ एक बार मौका मिल जाए तो मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी के 10 साल कुर्बान कर दूंगा। अपने बलात्कारी स्वभाव को शीघ्र ही प्रकट करते हुए वे निंग युमो के बारे में कामुक कल्पनाएं करने लगे। सिर्फ 10 साल ही नहीं, मैं 20 या 30 साल भी खुशी खुशी दे दूंगा। धिक्कार है, उसकी तुलना में तो हमारी सारी स्त्रियां सुअर से कम ही थीं। हमने सचमुच बहुत कुछ खो दिया है।
झांग सान ने पूरी दृढ़ता से सहमति जताई। दोनों आदमी एक ही गांव के थे, अक्सर छोटी मोटी चोरियां करते थे और यहाँ तक कि लोगों के घरों में बलात्कार भी कर चुके थे। निंघाई भाग जाने और रास्ते में कई और अपराध करने के बाद वे लोग सुरक्षा मंत्रालय की वांछित सूची में शामिल हो गए थे। रुको, हिलना मत। यह कहना ही पड़ेगा कि निंग युमो का कौशल वाकई प्रभावशाली था और उनका पेशेवर प्रशिक्षण भी बेहतरीन था। इलाके का त्वरित आकलन करने के बाद उन्होंने जल्द ही उन्हें रोकने के लिए एकदम सही जगह ढूंढ ली और झांग सान और लीसी के पास पहुंच गईं, जो उनसे सिर्फ 7-8 मिनट पीछे आराम कर रहे थे। चौथे भाई, भागो। निंग युमो की आवाज सुनते ही डरपोक लीसी ने सहज रूप से भागने की तैयारी कर ली, लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, झांग सान ने उसे वापस खींच लिया। चौथे भाई, डरने की क्या बात है, बस एक लड़की है। हम जैसे दो बड़े आदमी उससे डर रहे हैं। झांग सान ने लीसी को थप्पड़ मारा। वह साफ तौर पर नाराज था। तुम अभी क्या कह रहे थे? तुम उसके साथ एक मौका पाने के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल खुशी खुशी कुर्बान कर देते। क्या अब डर रहे हो? ये बलात्कारी, विशेषकर झांग सान और लीसी जैसे आदतन अपराधी, एक महिला को देखते ही सचमुच कांपने लगते थे। निंग युमो के कामुक परिधान, उसकी बर्फ जैसी सफेद लंबी पतली टांगे जो लगभग कूल्हे तक खुली थीं, उसके सुडौल और आकर्षक स्तन और उसके मासूम चेहरे को देखकर उनकी हिंसक इच्छाएं परमाणु विस्फोट के समान तीव्र हो जाती थीं। झांग सान का दूसरा भाई वहीं पर उत्तेजित हो गया। उसकी आंखों में वासना भरी हुई थी और उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जिससे लार टपक रही थी। लीसी की बात करें तो झांग सान द्वारा डांटे जाने के बाद वह भी झांग सान की तरह ही निंग युमो पर टकटकी लगाए बैठा था। उसके शरीर के निचले हिस्से के कुछ भाग ऐसे सूज गए थे मानो वे वहीं से निकाले जाने के लिए तैयार हों। सुंदर अधिकारी, चूंकि आप स्वेच्छा से हमारे पास आई हैं, हम खुशी खुशी उपहार स्वीकार करेंगे। इन बीहड़ पहाड़ों में क्या हम पहले बलात्कार करें फिर मार डालें, या पहले मार डालें फिर बलात्कार करें? झांग सान सचमुच वासना से प्रेरित था। उसकी आंखें इच्छा से भरी हुई थीं। वह पहले से ही निंग युमो को अपनी आंखों के नीचे कुचले जाने के दृश्य की कल्पना कर रहा था, उसकी निगाहों से निकलने वाले अंधीन क्रोध से पूरी तरह अनजान। झांग सान और लीसी ने दोनों ओर से निंग युमो पर हमला कर दिया। अपने गांव में कुशल योद्धा होने के साथ साथ उन्होंने मंदिर में कुछ युद्ध कौशल भी सीखे थे, इसलिए उनमें वास्तविक विशेषज्ञता तो नहीं थी, लेकिन उनका समन्वय असाधारण था, क्योंकि वे पहले भी कई कुशल योद्धाओं को हरा चुके थे। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। निंग युमो का गुस्सा इतना भयानक था कि उसे छोटी मिर्ची कहना बिल्कुल गलत होगा। एक बार क्रोधित होने पर वह किसी विशालकाय मादा टायरेनोसॉरस की तरह हो जाती थी, जो किसी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। बैंग बैंग। बिना समय बर्बाद किए लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। अकेले दो प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हुए निंग युमो के लंबे और खूबसूरत पैर बार बार जोर से चल रहे थे। उनकी लातों में जबरदस्त ताकत थी, जिससे झांग सान और लीसी तुरंत लड़खड़ा गए। जब निंग युमो दोनों भगोड़ों के साथ हाथापाई कर रही थी, तब किन फांग भी उनकी ओर बढ़ रहा था और उनकी आवाजों और लड़ाई की हल्की हल्की आवाजें सुनकर वह सावधानी पूर्वक उनके पास पहुंचा। वह धीरे धीरे चल रहा था। भला वह धीरे धीरे कैसे चलता? उसके जूते खो गए थे, इसलिए वह नंगे पैर था और उसके हाथ भी खाली नहीं थे। एक हाथ में टूटी हुई साइकिल से निकाला हुआ धातु का टुकड़ा था और दूसरे में एक ईंट। अध्याय 56 से 55 ब्रिक ने एक कारनामा किया, एक मौत को दावत देना। इससे निंग युमो का गुस्सा भड़क उठा और उसने पहले से भी ज्यादा जोर से वार किया। हालांकि उसे इस बात का डर था कि अगर उसने अपने पैर ज्यादा ऊपर उठाए तो कहीं वह खुद को खतरे में न डाल ले। उसकी चिंता के बावजूद झांग सान और लीसी कड़ी मेहनत के आदी थे और उनमें काफी ताकत थी। नतीजतन निंग युमो ने अपने विरोधियों को तो चोट पहुंचाई, लेकिन उसके अपने हाथों और बाजुओं में भी बहुत दर्द हुआ। उनकी गंदी और अपमानजनक भाषा ने उसके गुस्से को और भड़का दिया, जिससे उसकी तकनीक और भी अनियंत्रित हो गई। हालांकि उसने झांग सान और लीसी को कुछ चोटें पहुंचाईं, लेकिन ये कठोर चमड़ी वाले बदमाश हार नहीं माने। इस उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में झांग सान और लीसी ने रक्षात्मक रुख अपनाया, कभी कभार आक्रमण भी किया, लेकिन उनके हमले निंग युमो तक पहुंचने में नाकाम रहे और उन्हें तुरंत जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कुछ देर तक उनसे उलझने के बाद निंग युमो एक महिला होने के नाते अच्छी चाल तो दिखा रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सहनशक्ति थी। वह साफ तौर पर हांफने लगी थी। इसी दौरान किन फांग चुपके से पास आ गया और तीनों से थोड़ी दूरी पर, हालांकि बहुत दूर नहीं, झाड़ियों के बीच छिप गया। बहन निंग शायद इसे अकेले संभाल न पाए। स्थिति का संक्षिप्त अवलोकन करने के बाद किन फांग ने गौर किया कि झांग सान और लीसी के पास भले ही कोई परिष्कृत युद्ध तकनीक या रणनीति न हो, लेकिन उनका तालमेल अविश्वसनीय रूप से सटीक था। अपनी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति के बल पर दोनों धीरे धीरे हावी होने लगे और किन फांग को लगा कि हालात गंभीर होते जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है, मुझे दखल देकर मदद करनी होगी। किन फांग स्पष्ट रूप से निंग युमो को कष्ट सहने देने के लिए तैयार नहीं था, खासकर जिस तरह से ये दोनों आदमी उसे घूर रहे थे।
और उनकी कभी कभार की अश्लील टिप्पणियों को देखते हुए उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत उन पर टूट पड़े और उनसे भयंकर लड़ाई करे। उसी क्षण किन फांग को अपनी ताकत याद आई और उसने तुरंत उन दोनों भगोड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से जासूसी कौशल का प्रयोग किया ताकि एक उपयुक्त बचाव योजना तैयार की जा सके। फरार झांगसान लेवल 3 स्वभाव से लंपट। लीसी का भाई, उससे लड़ते समय चेहरे पर चोट के निशान के लिए तैयार रहो। फरार लीसी लेवल 3 स्वभाव से लंपट। झांगसान का भाई, उससे लड़ते समय चेहरे पर चोट के निशान के लिए तैयार रहो। स्काउटिंग स्किल द्वारा प्राप्त जानकारी को पढ़ते ही किन फांग का चेहरा बिगड़ गया। दोनों व्यक्ति लेवल 3 के भगोड़े थे जो किन फांग के लेवल 1 से पूरे 2 लेवल ऊपर थे, जो उसकी स्काउटिंग स्किल की पता लगाने की सीमा को दर्शाता था और सिस्टम ने स्पष्ट आकलन दिया कि किन फांग दोनों भगोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता था। नहीं, मैं इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर मैंने जल्दबाजी में अपनी पहचान जाहिर कर दी तो मुझे डर है कि मैं मददगार नहीं रहूंगी और शायद सिस्टर निंग पर बोझ भी बन जाऊंगी। किन फांग ने संक्षेप में अपनी विशेषताओं की तुलना भगोड़े दोनों की विशेषताओं से की। सटीक आंकड़ों के अभाव में भी स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था। उसे याद आया कि माउस कियान के विरुद्ध लड़ाई के दौरान उसे अपनी शक्ति का ऐसा स्पष्ट आकलन नहीं मिला था। अगर बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा तो मुझे उन्हें अपनी चतुराई से हराना होगा। सबसे ताकतवर होना स्पष्ट रूप से अनुचित था। निंग युमो का स्तर झांगसान और लीसी से कहीं अधिक था। यही कारण था कि वह अब तक उन्हें दबाने में सक्षम थी। हालांकि जैसे जैसे निंग युमो की शक्ति कम होती जा रही थी उसका लाभ धीरे धीरे घटता जा रहा था। बस थोड़ा और करीब आओ, थोड़ा और पास आओ। किन फांग ने भीषण लड़ाई का फायदा उठाते हुए झाड़ियों के किनारे से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना शुरू किया। वह दोनों भाइयों द्वारा पकड़े जाने से बेहद डर रहा था। उसके हाथ में लोहे की छड़ मजबूती से पकड़ी हुई थी। हालांकि वह बड़ी नहीं थी, लेकिन किसी व्यक्ति पर प्रहार करने पर होने वाला दर्द निर्विवाद था, जो इसे छुपकर हमला करने के लिए एकदम उपयुक्त बनाता था। उसके दूसरे हाथ की बात करें तो ईंट प्रॉप्स बॉक्स में चुपचाप पड़ी थी। इस वस्तु का पहले ही 2 बार इस्तेमाल हो चुका था, जिससे इसकी मजबूती 3/3 से घटकर वर्तमान 1/3 रह गई थी। स्पष्ट रूप से यह मजबूती इसके इस्तेमाल की संख्या दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि अब इसका केवल एक बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आखिरी बार इस्तेमाल करने के बाद ईंट पूरी तरह से गायब हो जाएगी या मरम्मत के लिए 0/3 तक गिर जाएगी? यह ऐसी बात नहीं थी जिसका किन फांग अनुमान लगा सकता था। युद्ध की स्थिति को और बिगड़ते देख किन फांग तेजी से चिंतित हो गया। लगातार और करीब आओ, थोड़ा और करीब आओ बुदबुदा रहा था, मानो ऐसा करने से झांगसान और लीसी दोनों भगोड़े उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन झांगसान और लीसी ने ज्यादा सहयोग नहीं किया और लगातार निंग युमो को और दूर धकेलते रहे, जिससे किन फांग की हताशा और बढ़ गई। निंग युमो की हालत भी बदतर होती जा रही थी। एक अंतरंग नजर के आदान प्रदान के बाद लीसी को निंग युमो की एक जोरदार लात पड़ी, जिससे उसका पित्ताशय लगभग बाहर निकल गया। लेकिन वह अपनी इच्छा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। उसने निंग युमो के पैर को कसकर पकड़ लिया, जिससे झांगसान को निंग युमो को गले लगाकर जमीन पर गिराने का मौका मिल गया। बहन निंग। अब किन फांग सचमुच घबरा गई थी। एक बार निंग युमो गिर गई तो उसके दोबारा उठने की संभावना बहुत कम थी, जिससे वह बड़े खतरे में पड़ गई। धत तेरे की, अब तो पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। हालात देखकर किन फांग के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने दांत पीसते हुए उस पल का फायदा उठाया जब दोनों आदमी बेखबर थे और अपने हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ घुमाते हुए तेजी से बाहर निकला और निंग युमो की पिंडली पकड़े हुए लीसी के सिर पर बेरहमी से वार किया। आह! लोहे की छड़ से असहनीय दर्द हुआ। प्रभाव पड़ते ही लीसी ने एक भयानक चीख मारी। उसके हाथों ने निंग युमो को छोड़ दिया और उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से किन फांग की ओर मुड़ गया। हालांकि ली को किन फांग का चेहरा ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला था कि अचानक एक काली वस्तु उसके चेहरे पर जा टकराई। वह समय पर बच नहीं पाया और उसके माथे पर जोरदार चोट लगी। छुपकर हमला करने का कौशल सक्रिय हो गया है, जिससे लक्ष्य को 3 सेकंड के लिए चक्कर आ सकते हैं। हमले झेलने पर वह ठीक हो सकता है। दुर्लभ वस्तु ठग की ईंट का विशेष प्रभाव सक्रिय हो गया है, जिससे लक्ष्य को 3 सेकंड के लिए चक्कर आने लगते हैं और हल्का रक्तस्राव होता है। दुर्लभ वस्तु ठग की ईंट टिकाऊपन 0 पर, अस्थायी रूप से अनुपयोगी, मरम्मत योग्य। जैसे ही उसने सफलतापूर्वक हमला किया, किन फांग के दिमाग में कई संकेत गूंजने लगे। जैसा उसने सोचा था, छुपकर हमला करने की कला एक बार फिर सफल रही, जिससे लीसी 3 सेकंड के लिए चक्कर खा गया। ईंट के वार का जो असर हुआ वो महज संयोग था, जिससे लीसी को 3 सेकंड का चक्कर और आ गया। हल्का खून बहना कोई मायने नहीं रखता था। ईंट का वार इतना जोरदार था कि लीसी का सिर फट गया था। अध्याय 57 से 56 कौशल अवरोध। भगोड़े को पकड़ो 1। कृपया हमें वोट दें और अपने पसंदीदा में जोड़े। लीसी की ओर से अचानक हुए हस्तक्षेप ने निंग युमो और झांगसान को सचमुच अचंभित कर दिया।
दोनों ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि कोई अचानक कहीं से प्रकट होगा और एक ही झटके में लीसी का सिर फोड़ देगा। चौथा भाई झांग सान एक अनुभवी अपराधी था। उसने ऐसे कई दृश्य देखे थे। हालांकि वह अंदर से चिंतित था, लेकिन उसने निंग युमो को एक तरफ धकेलते हुए किन फांग की ओर झपट्टा मारा। उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध का भाव था, मानो वह किन फांग के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब हो। ध्यान से। निंग युमो बचाव के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि झांग सान तेजी से पास ही पहुंच गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किन फांग काम के चंगुल में फंसकर एक क्रूर अंत को प्राप्त होगा। झांग सान भयंकर लड़ाई लड़ने का आदी था। उसके पास न केवल अपार शक्ति थी, बल्कि कुछ ऐसी तकनीकें भी थीं जो आम गुंडों से कहीं बेहतर थीं, जो केवल कछुआ मुक्के चलाना जानते थे। झांग सान और लीसी के बीच के स्तर के अंतर से यह स्पष्ट था। आ जाओ, डरने वाला कौन है? झांग सान के क्रूर चेहरे को देखकर किन फांग यह नहीं कह सकता था कि वह डरा नहीं था। झांग सान के हट्टे कट्टे और मजबूत शरीर ने ही उस पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। ऊपर से वह व्यक्ति लोक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा वांछित एक कुख्यात भगोड़ा था। लेकिन इस समय किन फांग पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने देखा कि निंग युमो पीछे से उसका पीछा कर रही है और लीसी को अभी भी चक्कर से उबरने में कुछ सेकंड लगे थे। अगर वह झांग सान को रोककर निंग युमो को हमला करने का मौका दे पाता तो वे उसे काबू में कर सकते थे। अगर भगोड़ों में से एक को पकड़ लिया जाता तो दूसरा ज्यादा खतरा नहीं रह जाता। कम से कम किन फांग ने उस क्षण तक यही स्पष्ट रूप से देखा था। दूसरी ओर अगर वे झांग सान को वश में नहीं कर पाए तो उसके बाधा बनने से वह और निंग युमो दोनों वास्तव में खतरे में पड़ जाएंगे। इस समय झांग सान की क्रूरता ने ही किन फांग के भीतर की क्रूरता को जगा दिया। ऐसे शातिर भगोड़े का सामना करते हुए किन फांग पीछे हटने के मूड में नहीं था। ईंट की मजबूती शून्य हो चुकी थी और वह स्वतः ही प्रॉप्स बॉक्स में वापस चली गई, जिससे अब वह कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके हाथ में अभी भी वह लोहे की छड़ थी और उसने उसे उठाकर मुक्के बरसाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे झांग सान पर प्रहार किया। स्मैक। जैसा कि उम्मीद थी, लोहे की छड़ तेजी से निकली, लेकिन झांग सान लीसी की तरह लापरवाह नहीं था। उसने अपने खाली हाथ से छड़ को रोक लिया और झटके से उसे पकड़कर जोर से खींच लिया। जैसे ही छड़ उसके हाथ से छूटी, किन फांग की हथेली में तीव्र गर्मी महसूस हुई। इतना ही नहीं, झांग सान युद्धकला में निपुण था और यह सिर्फ एक ही चाल नहीं थी। किन फांग की आक्रमण क्षमता को अपने दाहिने हाथ से ध्वस्त करने के तुरंत बाद उसका बायां हाथ भी हमले के लिए तैयार था। जमीन से हल्का सा धक्का देकर उसने अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाया, कोहनी मोड़ी और फिर पूरी ताकत से नीचे वार किया। किन फैंग चकमा दो। पीछे रह गई निंग युमो को पीछे छोड़ने में असमर्थ होने के कारण उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपने पैरों को ऊपर उठाया और झांग सान की पीठ की ओर एक जोरदार फ्लाइंग किक मारी। लेकिन दूर का पानी पास की आग को नहीं बुझा सकता। झांग सान और किन फांग बहुत करीब थे और हमले की गति बेहद तेज थी। किन फांग अभी भी इस बात से हैरान था कि झांग सान ने उसका इकलौता हथियार इतनी आसानी से छीन लिया था और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने झांग सान की कोहनी का जोरदार वार अपनी ओर आते देखा। समझी गई कौशल अवरोध। हथियार या अन्य उपकरणों का उपयोग करके हमले से होने वाले नुकसान को कम करने या पूरी तरह से समाप्त करने की एक निश्चित संभावना होती है। कौशल स्तर प्राथमिक, दक्षता 1%। ब्लॉक सफल रहा। इस हमले से होने वाला नुकसान बेअसर हो गया है। जब किन फांग को लगा कि अब बचने का समय निकल चुका है और वह झांग सान के मुक्के को सहने के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक सहज प्रतिक्रिया के चलते उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर बचाव किया। जैसे ही उनकी बाहें टकराईं, किन फांग ने झांग सान के मुक्के की जबरदस्त ताकत महसूस की, जिससे उसके हाथ में हल्की सी सुन्नता आ गई। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ गया। हम। झांग सान थोड़ी देर के लिए रुका। वह अपनी कोहनी के वार की ताकत से भली भांति परिचित था, जो उसकी अचूक मारक तकनीक थी और जिसने कई विरोधियों को गिरा दिया था। फिर भी उसके सामने खड़ा वह कमजोर दिखने वाला युवक उससे कम ताकतवर होने के बावजूद उसके हमले को रोकने में कामयाब रहा और बिना किसी चोट के इतने जोरदार प्रहार को सहन कर लिया। हालांकि जब वह चौंक गया तो उसके पीछे खड़ी निंग युमो ने किन फांग के साथ हुई घटना पर ध्यान नहीं दिया। उसकी उड़ती हुई लात झांग सान की पीठ पर जोर से लगी, जिससे इतनी ताकत पैदा हुई कि झांग सान का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर अचानक तेजी से आगे की ओर उछल गया। झांग सान का भारी भरकम शरीर अचानक आगे बढ़ा और ठीक उसी जगह पहुंचा जहां किन फांग बचाव की मुद्रा में थोड़ा झुका हुआ खड़ा था। झांग सान ने किन फांग को तुरंत नीचे गिरा दिया। किन फैंग। सच्चाई से अनभिज्ञ निंग युमो को लगा कि झांग सान ने किन फांग के साथ कुछ किया है। वह झट से कुछ कदम आगे बढ़ी, घायल और गिरे हुए झांग सान को पकड़ा और उसकी गर्दन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। झांग सान के बेहोश शरीर को एक तरफ धकेलने के बाद उसने किन फांग को अवर्णनीय निराशा के भाव से अपना सिर खुजाते हुए देखा और निंग युमो अपनी हंसी नहीं रोक सकी।
मुझे हंसी आ रही है, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है। उसकी हंसी ने अचानक एक ऐसी मोहक सुंदरता प्रकट की जिसने किन फांग को पल भर के लिए चकित कर दिया और अपने कोण से वह निन युमो की वीनेक ड्रेस के भीतर झांक सका। उसने एक ऐसी खाई देखी जो मानो अथाह थी, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं और लगभग नाक से खून बहने लगा। उसने अनजाने में अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, कहीं वह खुद को शर्मिंदा न कर ले। बहन निंग एक और है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि लीसी धीरे धीरे चक्कर से उबर रही थी और उसने उसे सचेत करने के लिए जल्दी से अपनी आवाज ऊंची कर दी। मुझे पता है। निंग युमो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लीसी से कुछ ही दूरी पर होने के कारण उसने अपने लंबे बर्फीले सफेद पैरों को तेजी से एक साथ जकड़ लिया। अनजान लीसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि उसके पैरों पर एक जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इस मौके का फायदा उठाते हुए निंग युमो जमीन से उछली और लीसी पर झपटी, उस पर तब तक मुक्कों की बौछार करती रही जब तक कि लीसी बेहोश नहीं हो गया। फिर उसने आखिरकार उसे मारना बंद कर दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि किन फांग उसे डर भरी निगाहों से देख रही है, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले वह इतनी गुस्से में क्यों थी कि उसके हमले इतने हिंसक हो गए। लीसी, जिसके सिर से पहले ही खून बह रहा था, अब खून से लथपथ हो चुका था। ऐसी अद्भुत सुंदरता को देखकर, जिसे राज्यों को उखाड़ फेंकने में सक्षम कहा जा सकता है, किन फांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसके अंदर जो भी भावनाएं थीं, वे पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं और नीचे खड़ा भाई अपना सिर नीचे झुकाए बैठा था, मानो सिर उठाने पर पिटाई से डर रहा हो। ठंडी हवा का झोंका महसूस करते ही किन फांग का दिल जम गया। अध्याय 58 से 57 कौशल मरम्मत 1। कृपया सुझावों के लिए वोट करें और उन्हें पसंदीदा सूची में जोड़ें। उफ, आखिरकार यह खत्म हो गया। यह देखकर कि लीसी को भी निंग युमो ने काबू कर लिया है, किन फांग ने राहत की एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसके दिल में व्याप्त चिंता आखिरकार शांत हो गई थी। हाँ, आखिरकार हमने उन दोनों बदमाशों को दोबारा भागने से रोक दिया। किन फांग द्वारा लाए गए कपड़े की पट्टियों से दोनों भगोड़ों को बांधने के बाद निंग युमो भी किन फांग के बगल में बैठने से खुद को रोक नहीं पाई और सहजता से बोली, हे बहन निंग, तुमने इस बार वाकई कमाल कर दिया। अगर इनाम की रकम मिले तो मेरे साथ बांट लेना। पसीने से तरबतर निंग युमो के नाजुक चेहरे को देखकर किन फांग खुद को मजाक करने से रोक नहीं पाई। मुझे पता था कि तुम कंजूस हो। चिंता मत करो, श्रेय तो मुझे ही जाता है, लेकिन इनाम की सारी रकम तुम्हारे लिए है। निंग युमो ने किन फांग को एक तीखी नजर से देखा और हल्के से हंसते हुए कहा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, जिससे उसमें एक अलग ही आकर्षण आ गया था। हालांकि दोबारा सोचने पर लगता है कि आपके मार्शल आर्ट कौशल में गंभीर कमी है। जब समय मिले तो कुछ तकनीकें सीख लें, ताकि बाद में आप फेफेई को बचाने के लिए हीरो बनने की कोशिश न करें और खुद को उस क्षमता से वंचित न पाएं। लेकिन किन फांग, जिसे अभी उत्साहित होने का मौका भी नहीं मिला था, निंग युमो की अगली टिप्पणी से उसका बढ़ता उत्साह ठंडे पानी की बाल्टी की तरह बुझ गया। यह किन फांग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। निंग युमो ने वास्तव में उसके लिए उच्च मानक स्थापित कर दिए थे। उसकी लड़ने की क्षमता बहुत मजबूत थी। वह 2 लेवल 3 के भगोड़ों को संभाल सकती थी, जिन्हें देखकर किन फांग हाथ बंधे होने पर भी भाग जाती, और यह तब था जब वह अपने कपड़ों के कारण ज्यादा आक्रामक चालें न चलने का ध्यान रख रही थी, जो लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थे। हालांकि हर कोई लड़ना जानता है, लेकिन ज्यादातर लोग केवल कछुए की मुट्ठी से वार करते हुए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, और केवल कुछ ही लोगों ने सीखने या आत्मान्वेषण के माध्यम से कुछ लड़ाई की तकनीकें हासिल की हैं या समझी हैं। किन फांग के पास इसके लिए समय और ऊर्जा बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा भागने वाले दोनों कैदी लेवल 3 के थे, जबकि वह खुद लेवल 1 पर था। उसकी ताकत, फुर्ती और शारीरिक क्षमता तीनों +5 होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच का अंतर काफी था। उस बारे में बात न करें। जब आपके पास समय हो तो मैं आपको कुश्ती के कुछ आसान दाव सिखाऊंगी, जो अभी आपके पास जो है उससे कहीं बेहतर होंगे। किन फांग के शर्मिंदा चेहरे को देखकर निंग युमो मुस्कुराई, और यह जानते हुए कि उसकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थीं, उसने अपना प्रस्ताव बदल दिया। तो पहले से ही धन्यवाद सिस्टर निंग। किन फांग तुरंत सहमत हो गया। उसके मन में पहले से ही यह विचार चल रहा था कि क्या कुश्ती को एक कौशल माना जा सकता है। काफी रात हो चुकी थी और बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार वे दोनों भागने वालों को पहाड़ों से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। किन फांग ने खास तौर पर कुछ देर के लिए कुली की भूमिका निभाई और भागने वालों को अपनी पीठ पर लादकर बाहर निकाला। सौभाग्य से सड़क किनारे उन्हें 2 छुट्टी पर गए यातायात पुलिसकर्मी मिल गए, जो शहर लौट रहे थे, और उन्होंने लिफ्ट लेकर उन्हें वापस शहर पहुंचा दिया। जहां तक पूरी तरह से टूटी हुई साइकिल की बात है, किन फांग उसे पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। बस कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के पेंच ढीले होकर गिर गए थे और उन्हें बस वापस कसना बाकी था। नानमेन बाजार में निंग युमो ने किन फांग को उतारा और फिर दोनों भगोड़ों को आपराधिक पुलिस दल के पास वापस ले गई।
किन फांग के साथ भगोड़ों को पकड़ने का अनुभव शायद दोनों के जीवन में एक मामूली घटना मात्र रहा हो, लेकिन कभी कभी यही क्षण लोगों के भाग्य को एक साथ जोड़ देते हैं। किन फांग, तुम वापस आ गए। जब किन फांग घर लौटा तो उसने देखा कि शियाओ मुक्सुए और बहन पैन आंगन में बातें कर रही थीं। किन फांग को देखते ही शियाओ मुक्सुए की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। हम बस यही कह रहे थे कि फीफी 2 घंटे से यहाँ आपका इंतजार कर रही थी, और अगर इतनी देर न हुई होती तो शायद वह और भी इंतजार करती रहती। कुछ कामों में फंस गया था, मैं फीफी को फोन कर लेता हूँ, किन फांग ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा। वह सचमुच तांग फीफी के बारे में भूल गया था, जिसका कारण वास्तव में उसके अजीबोगरीब अनुभव थे। तांग फीफी को स्थिति समझाने और कुछ शर्तों पर सहमत होने के बाद तांग फीफी ने अंततः किन फांग द्वारा उसे धोखा देने के अपराध को उसके विरुद्ध न मानने का फैसला किया। फिर भी उसने भगोड़े का पीछा करने में किन फांग की भागीदारी में गहरी रुचि दिखाई, यहाँ तक कि इस बात की शिकायत भी की कि किन फांग उसे अपने साथ नहीं ले गया। बहुत समझाने बुझाने के बाद किन फांग आखिरकार तांग फीफी को मनाने में कामयाब हो गया और घर से बाहर निकल गया। श्याओ किन, क्या तुम कहीं युद्ध लड़ने गए थे? तुमने एक बढ़िया साइकिल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसी बीच श्याओ मुक्सुए और सिस्टर पैन जमीन पर पड़े साइकिल के पुर्जों के ढेर की ओर इशारा करते हुए हंस रही थीं। किन फांग को बाहर आते देख सिस्टर पैन ने तुरंत उसे चिढ़ाया, जबकि श्याओ मुक्सुए बगल में मुस्कुरा रही थी। शायद इसलिए कि मैंने इसे इतने लंबे समय से नहीं चलाया है, यह थोड़ी सी भी कसरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसे ठीक करने के लिए अपने औजारों के साथ यहाँ हूँ, किन फांग ने हल्की हंसी के साथ कहा और साइकिल को फिर से जोड़ने के लिए बैठने से पहले अपने हाथों में औजारों के डिब्बे से इशारा किया। दरअसल साइकिल को असेंबल करने के लिए किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होती, सही उपकरण होने पर आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। बेशक कुछ छोटे मोटे समायोजन थोड़े तकनीकी होते हैं, लेकिन किन फांग को उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले उसने प्रत्येक भाग को वापस जोड़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवश्यक पेंच सही जगह पर लगे हों, और फिर किन फांग काम पर लग गया। उसने भागों को मिलाया, पेंच लगाए और स्क्रूड्राइवर, रेंच और अन्य औजारों से उन्हें कसना शुरू कर दिया, सबसे छोटे भागों से लेकर पूरे यंत्र तक। सिस्टर पैन को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने कमरे में जाकर थोड़ी और नींद लेना चाहती थी और जाने से पहले किन फांग को अलविदा कहना चाहती थी। इसी बीच मुक्सुए ने किन फांग के बगल में एक स्टूल खिसकाया, अपने पीले गालों को हाथों में टिकाया और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, हालांकि उसकी आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी, उसे ध्यान से काम करते हुए देखने लगी। सौभाग्य से हालांकि साइकिल पूरी तरह से अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई लग रही थी, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी कसकर कसे हुए थे और ढीले होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे, जिससे किन फांग को काफी मेहनत से बचा लिया गया। हालांकि वह अपने कौशल को निपुणता से इस्तेमाल करने का दावा नहीं कर सकता था, लेकिन यह काम किन फांग को हराने के लिए उतना कठिन नहीं था। टूटी हुई साइकिल को दोबारा जोड़ने में उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय, लगभग आधा घंटा लग गया। हासिल किया गया कौशल मरम्मत कौशल स्तर शुरुआती दक्षता 1%। लगभग उसी क्षण जब किन फांग ने साइकिल को सफलतापूर्वक नए जैसा बना दिया था, उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने एक और नया कौशल प्राप्त कर लिया। मरम्मत करना, क्षतिग्रस्त या अपूर्ण वस्तुओं या चीजों को बहाल करना। बहाली की सीमा कौशल दक्षता से संबंधित है। विशेष रूप से मरम्मत कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद किन फांग के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। यह कौशल जीवन कौशल की श्रेणी में आता प्रतीत होता था, लेकिन काफी उपयोगी भी लगता था। इसके अनुप्रयोगों की एक बहुत व्यापक श्रृंखला थी जो कई पहलुओं को कवर करती थी, जिससे किन फांग बहुत संतुष्ट थी। सेकेंड हैंड साइकिल स्थिति 84% मरम्मत योग्य। नोट: मरम्मत कौशल का स्तर कम है, इसलिए वस्तु को और अधिक नुकसान होने की संभावना है। अपनी मरम्मत करने की क्षमता को देखने के बाद और फिर ठीक हो चुकी साइकिल को देखने के बाद किन फांग ने लापरवाही से अपनी स्काउटिंग क्षमता का प्रयोग किया, जिससे तुरंत यह संकेत सामने आया। अखंडता 84%। आगे और नुकसान पहुंचाने की एक निश्चित संभावना है। ऐसा लगता है कि यह मरम्मत कौशल सर्वशक्तिमान नहीं है, कम से कम इतने निचले स्तर पर तो नहीं। किन फांग को यह परिणाम स्वीकार्य लगा, क्योंकि अगर वह कौशल हासिल करने के तुरंत बाद ही इतना शक्तिशाली प्रभाव प्राप्त कर लेता तो यह बहुत ही असाधारण होता। अध्याय 59 से 58 ईंटों की मरम्मत सफल रही। 1। अगले सप्ताह इस पुस्तक के लिए नई पुस्तकों की सूची में अंतिम सप्ताह है। अभी भी बहुत कम वोट मिले हैं, यह बहुत दुखद है। मैं आप सभी से समर्थन की अपील करता हूं, कृपया अधिक से अधिक वोट दें ताकि यह पुस्तक नए पुस्तक माह का समापन शानदार तरीके से कर सके। मरम्मत कौशल के प्रकट होने से किन फांग बहुत प्रसन्न हुआ। कौशल का विवरण पढ़ने के बाद किन फांग का दिल थोड़ा सा हिल गया और उसने तुरंत अपना ध्यान प्रॉप्स बॉक्स पर केंद्रित कर लिया। उसने उस ईंट को देखा जिसकी मजबूती 0 हो गई थी। ठग की ईंट, एक दुर्लभ वस्तु, पूर्णता 100%, टिकाऊपन 0/3, पुनर्स्थापित करने योग्य।
नोट पुनर्स्थापना विफल होने और टिकाऊपन में कमी आने की एक निश्चित संभावना है। दरअसल किन फांग द्वारा मरम्मत कौशल सीखने के बाद ईंट का दोबारा निरीक्षण करने पर उसके मूल गुण बरकरार रहे। अब हालांकि इसे ठीक करने का विकल्प मौजूद था, जिसे एक छोटे हथौड़े के आकार के आइकन द्वारा दर्शाया गया था। टिकाऊपन में कमी। हालांकि किन फांग को पुनर्स्थापना में विफलता की संभावना का अनुमान था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इससे स्थायित्व में भी कमी आ सकती है, जिससे वह हिचकिचा गया। मजबूती का प्रत्येक बिंदु ईंट के उपयोग के एक अवसर के बराबर था, और एक बिंदु खोने का मतलब था कि भले ही ईंट को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया जाए, उसकी मजबूती के केवल 2 बिंदु ही शेष रहेंगे, जो केवल 2 बार और उपयोग के लिए पर्याप्त होंगे। इसके अलावा सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। यही कारण था कि किन फांग काफी हिचकिचा रहा था। चलो जोखिम उठाते हैं। इसे यूं ही बेकार पड़े रहने देने के बजाय कोशिश करना बेहतर है। कौन जाने, शायद पहली ही कोशिश में कामयाब हो जाए। किन फांग ने दांत पीसते हुए काफी सोच विचार के बाद इसे ठीक करने की कोशिश करने का फैसला किया। आखिर ईंट उसके हाथ में ठीक से फिट बैठती थी और आपात स्थिति में यह तुरंत काम आ सकती थी। कहते ही देखते किन फांग ने तुरंत ईंट के नीचे दिखाए गए हथौड़े के आइकन को चुन लिया। क्या आप दुर्लभ वस्तु ठग की ईंट की मरम्मत करना चाहते हैं? कृपया मरम्मत की पुष्टि करें। किन फांग के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आई, जिससे उसे खुशी हुई। कम से कम अब पछतावे की गुंजाइश तो थी। इस चिंता के बिना कि चुनाव करने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा की पुष्टि की। हालांकि इस बार किन फांग को स्पष्ट रूप से कोई पछतावा नहीं था, कम से कम फिलहाल तो नहीं। मरम्मत चल रही है। इसके बाद किन फांग ने ईंट पर एक छोटा हथौड़ा आइकन देखा, जो बाएं और दाएं ओर टैप कर रहा था। साथ ही एक बहुत ही बारीक प्रोग्रेस बार भी था, जो काफी तेजी से भर रहा था। पुनर्स्थापन पूर्ण हुआ। 10 जीवन शक्ति अंक खर्च हुए। दुर्लभ वस्तु ठग की ईंट सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित। टिकाऊपन 3-3। लगभग 2 मिनट बाद उम्मीद के मुताबिक 2 सिस्टम नोटिफिकेशन आए और किन फांग, जो प्रगति बार को ध्यान से देख रहा था, बार के अंत तक पहुंचते ही परिणाम जानने के लिए उत्सुकता से उसका दिल भर आया। यह काम कर गया। शानदार। किन फांग तुरंत ही बेहद खुश हो गया, क्योंकि उसने पहली ही कोशिश में ईंट की मरम्मत सफलतापूर्वक कर ली थी और उसकी मजबूती अभी भी 3/3 थी, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शायद कुछ ज्यादा ही खुश होकर न केवल उनकी मुस्कान और भी खिल उठी, बल्कि वे एक पल के लिए गर्व में इतने खो गए कि वे अपने आसपास के माहौल को भूल गए। शियाओ मुक्सुए ने देखा कि किन फांग कहीं खोया हुआ है और वह उससे पूछना चाहती थी कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, किन फांग अचानक खुशी से चिल्ला उठा और मुस्कुराते हुए उछल पड़ा। अपनी उत्तेजना में उसने शियाओ मुक्सुए को गले लगा लिया, जिससे शियाओ मुक्सुए चौंक गई और किन फांग को दूर धकेलना भूल गई। बायू लेक रिजॉर्ट। युवा स्वामी फेंग ली पांगजी ली फेंग के सामने अत्यंत आदर और सावधानी से खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। वहीं ली फेंग ने उस खूबसूरत मुस्कुराती हुई वेट्रेस को अपनी बाहों में थामे रखा था। वही वेट्रेस जिसने किन फांग और उसके साथियों को बारबेक्यू की विभिन्न सामग्रियों से परिचित कराया था। पिछले कुछ दिनों में उसने ली फेंग का दिल जीत लिया था और अब तो ली पांगजी भी उसके साथ विनम्रता से पेश आ रहे थे। जांच कैसी चल रही है? उस खूबसूरत हसीना ने फलों की थाली से एक अंगूर उठाया और उसे मुंह में डालकर ली फेंग के होठों तक पहुंचा दिया। उसकी ये अदा बेहद मोहक थी। हालांकि ली फेंग ने अंगूर लेते हुए भी अपने हाथों से उस औरत के कपड़ों को टटोलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर रुककर उसने एक सवाल पूछा, क्या सब कुछ स्पष्ट है? ली पांगजी ने सिर हिलाया और फिर सावधानी से कहा, किन उपनाम वाले उस लड़के ने निंघाई में नानमेन बाजार के पास एक रामेन की दुकान खोली है। लोग कहते हैं कि उसका धंधा खूब चल रहा है और मिस तांग, वो उसकी पार्टनर हैं। वे हर दिन साथ होते हैं। किसी काम में व्यस्त ली फेंग अचानक तनावग्रस्त हो गया और उसके चेहरे पर एक भद्दा भाव आ गया। युवा स्वामी फेंग, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आइए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। स्थिति से अनभिज्ञ वह महिला आकर्षक व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी और ली फेंग को अपने मुंह से संतुष्ट करने ही वाली थी। चुप रहो। ली फेंग का व्यवहार अचानक सौम्य से भयावह रूप से उग्र हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह छोटा बदमाश मेरा इस तरह विरोध कर रहा है। लगता है कि वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। ली फेंग के शब्द भयावह और भयावह थे और उसकी निगाहों में जहरीली नफरत झलक रही थी। ली पांगजी, पीसान और बाकी लोगों को भेजो ताकि वे इस बच्चे की मदद कर सकें। बेहतर होगा कि वह 10 दिन से 2 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहे, या इससे भी बेहतर उसे बाकी का जीवन व्हीलचेयर पर ही बिताने को दे दो। जब भी ली फेंग को गरीब किन फांग द्वारा किए गए अपमान और गुस्से की याद आती थी, तो उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत और भयावह हो जाता था। युवा स्वामी फेंग, यह सुनकर ली पांगजी ने अपनी चिंता व्यक्त की। मामूली पिटाई कोई बड़ी बात नहीं थी,
लेकिन किसी को अपंग कर देना हद से ज्यादा था। अगर मामला बिगड़ता तो ली फेंग आसानी से इससे पल्ला झाड़ सकता था, लेकिन ली पांगजी खुद जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा, खासकर जब पी सान और बाकी लोग उसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं थे। युवा स्वामी फेंग वास्तव में इससे भी बेहतर तरीका है। ली पांगजी की निगाहें इधर उधर घूमी और उनके मन में एक योजना बन गई। उन्होंने तुरंत एक वैकल्पिक सुझाव दिया। हम तो चलिए सुनते हैं। ली फेंग कुछ हद तक हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली पांगजी का क्या मतलब है और उसने जल्दी से उससे समझाने का आग्रह किया। लेकिन उपनाम वाले आदमी से निपटने के लिए बस उसकी आमदनी का जरिया खत्म करना होगा। ली पांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ली फेंग की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया न देखकर उन्होंने आगे कहा, इस आदमी की आमदनी का एकमात्र जरिया अभी वह रामेन की दुकान है। मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा था। शुरू में वहाँ कोई दुकान नहीं थी। इसी लड़के की वजह से दूसरे लोग इकट्ठा हुए और एक बाजार बना लिया। बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ, ली फेंग अधीर होते हुए गुस्से से बोला। जी हाँ, ली पांगजी ने जल्दी से 3 बार सहमति जताते हुए कहा। युवा स्वामी फेंग, मुझे आपसे एक सरल प्रश्न पूछने दीजिए। उन अनधिकृत सड़क विक्रेताओं का सबसे बड़ा डर क्या है? कोई कारोबार नहीं, कोई ग्राहक नहीं, कोई आमदनी नहीं। ली फेंग हिचकिचाया। ली पांगजी के प्रश्न का अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पाया था और उसने बस यूं ही कई संभावनाओं पर विचार किया। दरअसल छोटे विक्रेताओं को सबसे ज्यादा डर तो शहर प्रबंधन की कार्रवाई से ही लगता है। यह देखकर कि ली फेंग उसके सस्पेंस को लेकर परेशान नहीं हो रहा था, ली पांगजी ने तुरंत अपना विचार प्रकट कर दिया। तो जब ली फेंग ने जवाब सुना तो वह चौंक गया। आप सही कह रहे हैं, नगर प्रवर्तन। हम उससे निपटने के लिए नगर प्रबंधन का इस्तेमाल करेंगे। इस विचित्र परिवर्तन में नगर प्रबंधन एक अत्यंत विशिष्ट समूह है। वे न तो सेना है और न ही पुलिस, फिर भी उनकी युद्ध क्षमता और विनाशकारी शक्ति दोनों से कहीं अधिक है। विशेष रूप से इन छोटे सड़क विक्रेताओं के प्रति उनका अस्तित्व भयावह रूप से विनाशकारी प्रभाव वाला है। जी हाँ, अब मुझे समझ आ गया है कि क्या करना है, युवा स्वामी फेंग। यह देखकर कि उसने ली फेंग को प्रभावित कर दिया है, ली पांगजी ने तुरंत अपनी समझ की पुष्टि करने की जल्दी की। ली फेंग ने ली पांगजी को काम पूरा करने के लिए हाथ हिलाकर इशारा किया, जबकि वह खुद अपनी प्रिय प्रेमिका के साथ अंतरंग स्पर्श जारी रखे रहा। अध्याय 60 से 59 शहरी प्रबंधन की उपस्थिति 1। कृपया वोट देने और बुकमार्क करने की अनुशंसा करें। छुट्टी का दिन आया और चला गया और किन फांग ने कई नए कौशल सीखे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय था नूडल्स बनाने का उसका कौशल मध्यवर्ती स्तर तक उन्नत हो गया था और यह खाना पकाने के अधिक व्यापक मुख्य कौशल में विकसित हो गया था, जो किन फांग को सबसे ज्यादा उत्साहित करता था। खाना पकाने के मध्यम स्तर के कौशल के साथ किन फांग को पता था कि उसका भविष्य सुरक्षित है। उसे अब अपनी माँ को अपनी शिक्षा और रहने के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वह हर महीने घर कुछ पैसे भी भेज सकता था। अगली सुबह जब किन फांग अभी भी नींद से स्तब्ध था, तभी शियाओ मुक्सुए ने दरवाजा खटखटाकर उसे जगा दिया। गर्मियों की भीषण गर्मी में एक अकेले पुरुष और महिला के साथ रहने की असुविधा को देखते हुए तांग फीफी ने सिस्टर पैन को मना लिया कि शियाओ मुक्सुए को कुछ समय के लिए अपने साथ रहने दिया जाए। तरोताजा होने के बाद तांग फीफी भी आ गई थी और वे तीनों एक साथ नानमेन बाजार में अपने स्टॉल की ओर चल पड़े। वे जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन सुबह के समय कारोबार अच्छा चल रहा था। जैसे ही किन फांग ने तांग और शियाओ के लिए गर्मागर्म स्वादिष्ट रामेन का कटोरा तैयार किया, ग्राहक एक के बाद एक आने लगे। अरे शाओ किन, आज नूडल्स का स्वाद वाकई बहुत बढ़िया है। उनके यहाँ कई नियमित ग्राहक आते थे और आज किन फांग को सबसे ज्यादा यही सुनने को मिला। आमतौर पर वह हंसते हुए जवाब देते, कल मैंने कोई काम नहीं किया, पूरा दिन सॉस की रेसिपी पर काम करने में बिताया और अब इसका स्वाद पहले से कहीं ज्यादा अच्छा है। ग्राहकों को इस बात पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि किन फांग का रामेन पहले से ही अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने पहले अच्छी चटनी की कमी की शिकायत की थी और अब बेहतर चटनी के साथ स्वाद वास्तव में बहुत बेहतर हो गया था, इसलिए वे बहुत संतुष्ट थे। रामेन की बेहतर गुणवत्ता ने वास्तव में किन फांग के व्यवसाय में काफी वृद्धि की थी। कई ग्राहक अपना पहला कटोरा खत्म करने के बाद खुशी खुशी एक छोटा कटोरा ऑर्डर करते थे, ताकि संतुष्ट होकर पेट भरकर किन फांग से मजाक करते हुए चले जाएं। किन फांग ने जल्दी से हिसाब लगाया और अनुमान लगाया कि सिर्फ एक सुबह में ही उसका कारोबार सामान्य से लगभग आधा बेहतर हो गया था और उसकी आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि शियाओ मुक्सुए के खर्चों को जोड़ने के बाद किन फांग की कमाई वास्तव में पहले जितनी ही रही। किन फांग की अच्छी किस्मत का स्वाभाविक अर्थ यह था कि अन्य लोगों का भाग्य उतना अच्छा नहीं था और यहाँ सबसे बड़ी समस्या शियाओ मुक्सुए के चचेरे भाई चेन पांगजी की थी। उस सुबह उसे केवल कुछ ही ग्राहक मिले थे, जिनमें से अधिकांश वे थे जो किन फांग के व्यस्त स्टॉल पर इंतजार करने के लिए बहुत अधीर थे और अनिच्छा से वहीं खाने के लिए मजबूर हो गए थे।
दरअसल जब चेन फैटी ने किन फांग के साथ शियाओ मुक्सुए को आते देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग खुद को छिपाने लगा। शियाओ मुक्सुए का सामना करने में उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। शियाओ मुक्सुए की चाची थोड़ी देर बातचीत करने के लिए आई, लेकिन शियाओ मुक्सुए ने उस रात की घटना का जिक्र नहीं किया और बस इतना कहा कि वह स्वतंत्र होना चाहती है और किन फांग की सहपाठी होने के नाते उसने उसके और तान फीफी के साथ साझेदारी की है। चेन फैटी की पत्नी एक साधारण महिला थी जिसके मन में कोई खास योजनाएं नहीं थीं, और यह देखकर कि वह शियाओ मुक्सुए का मन नहीं बदल सकती, उसके पास वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में किन फांग का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और खुद का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। यह देखकर चेन फैटी और उसकी पत्नी के पास अपना ठेला कहीं और लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जाने से पहले उन्होंने शियाओ मुक्सुए को अलविदा कहा और अपना संपर्क विवरण छोड़ दिया, लेकिन किन फांग जानता था कि शियाओ मुक्सुए अब उनसे कभी संपर्क नहीं करेगी। 2-3 दिन की शांति के बाद किन फांग का रामेन का कारोबार सचमुच फल फूल रहा था। पहले तो वह और तान फीफी अकेले ही बेहद व्यस्त थे, और अब जब शियाओ मुक्सुए भी उनके साथ जुड़ गई थी तब भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। वे सभी अभी भी व्यस्त थे। हालांकि हर ग्राहक के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान देखकर उनका दिल खुशी से भर उठता था। फिर भी शांत सतह के नीचे किन फांग और अन्य लोगों के लिए अज्ञात अंतर्धाराएं थीं। ची 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 ची। एक शाम जब उनका कारोबार सबसे कम व्यस्त था, किन फांग और उनके साथी विक्रेताओं को अचानक 3 या 4 पिकअप ट्रकों की एक कतार ने घेर लिया, जो उनके स्टॉलों के सामने अचानक रुक गए, जिससे भागने का कोई भी रास्ता प्रभावी रूप से बंद हो गया। वर्दी पहने और चौड़ी किनारी वाली टोपी लगाए 3-4 दर्जन लोग वाहनों से उतरे, जिनकी आस्तीनों पर स्पष्ट रूप से शहरी प्रवर्तन अंकित आर्मबैंड थे। शहरी प्रवर्तन बल यहाँ है, भागो। इन वाहनों का आना अप्रत्याशित था और ये इतने लोगों से भरे हुए थे कि सड़क किनारे विक्रेताओं की संख्या भी इनसे कहीं अधिक थी। यह स्पष्ट नहीं था कि अचानक चेतावनी भरी आवाज किसने लगाई, लेकिन किन फांग के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने सड़क के अंत में एक विक्रेता को अपना ठेला धकेलते हुए भागने का प्रयास करते देखा। सिर्फ वही नहीं बल्कि अन्य विक्रेता जो अपने स्टॉल लगाने में माहिर थे, उन्होंने भी बिना सोचे समझे अपना सामान उठाया और निकल पड़े। सबसे तेज गति से चलने वाले कुछ विक्रेता धुएं की तरह गायब हो गए, मानो कोई निशान ही न छोड़ रहे हों। बिना लाइसेंस के स्टॉल, अवैध संचालन, शहर की सुंदरता को बिगाड़ना, सब कुछ जब्त किया जाएगा। एक मोटे पेट वाला व्यक्ति शहरी प्रवर्तन वाहनों में से एक से उतरा। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसके पीछे कुछ अधीनस्थ भी थे और वह प्रवर्तन अधिकारियों के बीच एक नेता प्रतीत होता था, क्योंकि उसने तुरंत किन फांग और अन्य लोगों के स्टॉलों के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी। शहरी सुरक्षा वर्दी पहने लगभग 40 खूंखार दिखने वाले आदमी आगे बढ़े और भागने की कोशिश कर रहे विक्रेताओं पर बेरहमी से टूट पड़े। उन्होंने कुछ विक्रेताओं को घेर लिया, उन्हें लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और उनकी दिन भर की कमाई जब्त कर ली, यह कहते हुए कि यह अवैध धन है। विरोध करने या अपशब्द कहने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और बेरहमी से पीटा। किन फांग, क्या हमें भाग जाना चाहिए? गुंडों को सीधे पैसे चुराते देख तान फीफी तुरंत घबरा गई। उनकी दिन भर की कमाई काफी अच्छी थी और अगर वह सब उनसे जबरदस्ती छीन ली जाती तो यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। फीफी मुक्सुए, पैसे ले लो और उन्हें अच्छे से छिपा दो। जो भी मुसीबत आएगी मैं उससे निपट लूंगी। किन फांग का चेहरा गंभीर हो गया। ये शहरी सुरक्षा अधिकारी बहुत ताकतवर थे और अक्सर अपने दल में अस्थायी कर्मचारियों को रखते थे। वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि पास में सूजे और चोटे चेहरों वाले कुछ विक्रेताओं का हाल भी जल्द ही उसके जैसा हो सकता था। लेकिन वे पैसे को यूं ही जाने नहीं दे सकते थे। वह इन निर्दयी गुंडों को उनकी मेहनत का फायदा नहीं उठाने देगा। चूंकि तान फीफी और शियाओ मुक्सुए दोनों ही जवान और खूबसूरत लड़कियां थीं, इसलिए जाहिर तौर पर पैसा उनके पास ही सुरक्षित था। 10 से कुछ अधिक विक्रेताओं के मुकाबले 3-4 दर्जन प्रवर्तक, यह असंतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते उन्होंने मोर्चा खाली करा दिया। ठेले, विभिन्न औजार, मेजें और बर्तन जब्त कर लिए और अस्थायी कर्मचारी अब इन वस्तुओं को पिकअप ट्रकों में लाद रहे थे। इसी बीच मोटेताजे नेता ने किन फांग के समूह को देख लिया और धीरे धीरे अपने आदमियों के साथ उनकी ओर बढ़ा। उसके आदेश पर 1 दर्जन से अधिक तगड़े अस्थायी कामगार अपना सामान समेटने लगे। जहां तक उस मोटे आदमी की बात है, उसकी लालची निगाहें लगातार तान फीफी और शियाओ मुक्सुए पर घूम रही थीं, मानो कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को घूर रहा हो। शहरी प्रवर्तन के उप प्रमुख LV2, लालची और व्यभिचारी, एक चाटुकार पतित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ईंट से करारा प्रहार किया जाना चाहिए। किन फांग ने एक जासूसी कौशल का प्रयोग किया और जल्द ही इस मोटे नेता के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त कर ली। कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त होता है, फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प हैं और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है।
अगला चरण धीरे धीरे नहीं बनता, यह सब कुछ बदल देता है। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद हैं, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।